अच्छा, इवॉल्विंग नेगोशिएशंस के बारे में वी वर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट लेक्चर। इवॉल्विंग नेगोशिएशंस ऐसे नेगोशिएशंस को कहते हैं जिसके अंदर एक पार्टी या दोनों पार्टी इस बात के बारे में श्योर नहीं होती है कि उनका स्कोप ऑफ नेगोशिएशंस क्या है और उस स्कोप को उन्होंने कहाँ तक रखना है, कहाँ तक लेकर के जाना है, आउटकम्स क्या होंगे। जब आपको आउटकम्स पता होते हैं, आपको जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आपका ओपोनेंट क्या चाहता है। और चूंकि यहाँ पे दो आदमी मिलकर निगोशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे गेम थ्योरी अप्लाई होती है। गेम थ्योरी इस तरह से अप्लाई होती है कि एक आदमी का मूव दूसरे आदमी के मूव के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे निगोशिएशंस को इवॉल्विंग निगोशिएशंस कहते हैं। अच्छा, आप इवॉल्विंग नेगोशिएशंस में क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको चूंकि पता नहीं होता कि अनसर्टेनिटी का लेवल क्या है, रिस्क का लेवल क्या है, एंड यू अज्यूम एंड यू थिंक एंड यू अंडरस्टैंड कि रिस्क लेवल इज़ वेरी हाई, अनसर्टेनिटी इज़ वेरी हाई, outcome is unknown, or outcome can be to your disadvantage, and you have to minimize those losses. ऐसे नेगोशिएशंस में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ बैठना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ बैठने के साथ साथ आपको अपने फियर को ओवरकम करना होगा। जब आप अपने फियर को ओवरकम करेंगे तो आप इमोशनल स्टेट से निकल करके रैशनल स्टेट में आएंगे। जब तक कि फियर फैक्टर आपके ऊपर इम्पोज रहेगा, आप रैशनली नहीं सोचेंगे बल्कि आउट ऑफ फियर सोचेंगे, एंड फियर इज ए नेगेटिव इमोशन। जब कोई नेगेटिव इमोशन आपको कंट्रोल कर ले तो आपकी लॉजिकल माइंड जो है वो वीक पड़ जाता है, देन आपका लॉजिकल माइंड रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। जबकि नेगोशिएशंस में विनर के तौर पे आने के लिए ये ज़रूरी है कि आपका लॉजिकल माइंड रिस्पॉन्ड करे। अच्छा, उसके बाद ये है कि नेगोशिएशन से पहले यू नीड टू गेट द फैक्ट्स। इस पूरे इसके बारे में फैक्ट्स क्या है, और जब फैक्ट्स आपको पता होते हैं तो फिर आप जितने ज़्यादा आपको फैक्ट्स पता होंगे, आपका केस उतना ज़्यादा आप इतना स्ट्रॉन्ग केस बना सकेंगे। तो जितने भी उसके नेगोशिएशंस के इर्द गिर्द जो सर्कमस्टांसेस हैं, फैक्चुअल पोजीशंस हैं, डेटा है, एनालिसिस है, वो सब चीज़ें आपको गैदर करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, देन यू कैन बिल्ड योर केस। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई लॉयर अपना केस बनाता है, लॉयर अपना केस बनाता है, मजबूत तरीके से बनाता है, लेकिन उसके सामने एक दूसरा लॉयर भी खड़ा हुआ होता है जो केस उसने बनाया हुआ होता है, उसके अंदर वो वीकनेसेस निकाल रहा होता है। तो जब ये चीज़ होती है कि जब आपके सामने एक दूसरा प्लेयर है और दूसरा प्लेयर के बिल्कुल डिफरेंट मोटिवेशंस हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसकी वजह से आपकी मूव पे भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस नेगोशिएशन से चाहते क्या है, व्हाट इज द आउटकम यू वांट, दिस इज एन आइडियल आउटकम, और उस आइडियल आउटकम से ये मोस्ट लाइकली आउटकम ये है, और लीस्ट जो एक्सेप्टेबल आउटकम है, दिस आई विल एक्सेप्ट, वो लीस्ट एक्सेप्टेबल आउटकम होता है। अच्छा, यू हैव टू बी असर्टिव। ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में असर्टिव रहें, शुरू में आप पोलाइट हो सकते हैं, शुरू में भी आप ज़्यादा लिसनिंग कर सकते हैं, बट एज द केस इज बिल्ट तो फिर अपने आप को आप असर्ट कर सकते हैं, अपने ऑप्शन को भी असर्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो बहुत की पॉइंट है वो ये है कि आप कभी भी पहला ऑफर खुद नहीं करें, क्योंकि जो आदमी पहला ऑफर कर देता है इसका मतलब ये होता है कि ये दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू मी। और अक्सर स्किन अपीयर नहीं
मैं मोबाइल के नेटवर्क के साथ भी कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए आपको जब ये वीडियो स्लो हो जाती है, देन आई कम ऑन मोबाइल। तो मोबाइल से आपको आवाज़ आ रही है, और अभी इस वक्त आपको मेरी तस्वीर नज़र आ रही है, वो कंप्यूटर से नज़र आ रही है। और यू कैन सी दिस और यू कैन नॉट सी दिस। ये स्लाइड आपको नज़र आ रही है? सिर्फ आपकी तस्वीर आ रही है, स्लाइड प्रेजेंट नहीं हो रही। स्लाइड प्रेजेंट नहीं हो रही है। नेटवर्क का इशू है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं ये आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये फाइल। अगर आपको स्लाइड नज़र नहीं आए तो आप फाइल से देख सकते बेहतर है सर। हैं, बेहतर है। बहरहाल टू बी ऑन द सेफ साइड ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर आपको यहाँ से नज़र नहीं आए तो आप व्हाट्सएप से देख सकते हैं। अच्छा, और पीजीटी शकील साहब, आप ज्वाइन कर चुके हैं या नहीं? आपके मैंने अभी मैसेज देखा है। ओके गुड, ठीक है। ये मैंने दोनों क्लास को ये शेयर कर दिया, जस्ट इन केस अगर ये आपको स्क्रीन नज़र ना आए तो फिर आप वहाँ से देख। एक और भी क्लास है, 3 क्लासें हैं, PCL3। PCL3 वो भी है तो भेज दिया ना मैंने। किसको किसको भेजना है? देखिए मैंने आपको भेजा है इस वक्त PCL बैच 4 और PCL बैच 3 दोनों को भेज दिया है। थोड़ा टाइम लगेगा, नेट का इशू है, यू विल गेट इट। ठीक है, ये अभी इस वक्त दोनों में से किसी बैच को भी नहीं गया है, बट ये जैसे ही नेट का इशू रिजॉल्व होगा यू विल गेट इट। अगर फ्रॉम माई इवन मोबाइल कैच कर ले तो वो भी आपको सेंड कर देगा। सर आप क्लास पहले कंटिन्यू रखें, आ जाएगी। So you will get it, okay? Don't worry. I have sent it to you. ओके, तो पहली ऑफर आप कभी भी मत करें, ये इवॉल्विंग निगोशिएशंस का गोल्डन रूल है। क्योंकि जब आप पहली ऑफर कर लेते हैं तो आप ये समझा जाता है कि जनाब ये जो मिनिमम एक्सेप्टेबल है इसकी तरफ से, और हो सकता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन में हो कि इससे ज़्यादा वो ऑफर निगोशिएट करना चाहेंगे। अगर आपने मिनिमम ऑफर कर दी, उनको एक्सेप्टेबल है तो फ़ौरन आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका जो रूम है वो ख़त्म हो जाएगा, जो आप मज़ीद रूम ले सकते थे। और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ये तो अब किताबों में भी आ चुका है कि जब ये सबसे पहले आपके प्रेसिडेंट को फ़ोन किया गया था कि आप जो है वार ऑन टेरर में हमारा साथ दें, तो वो फ़ौरन ही तैयार हो गए थे। बाद में किसी ने बुक में लिखा कि हमें खुद हैरत हुई कि ये फ़ौरन ही कैसे तैयार हो गए, वरना तो हम तो समझ रहे थे कि हमें कोई ये कुछ कंडीशंस रखेंगे, और हम कुछ कंडीशंस मानने के लिए तैयार भी थे, लेकिन उन्होंने हमें कोई कंडीशंस दी ही नहीं। तो ये तो हमारे लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ था। तो जब आपको कोई ऑफ़र की जाती है या आप कोई ऑफ़र करते हैं और उसको आप पहली दफ़ा में मान लेते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि यू हैव सेटल्ड फॉर लेस देन व्हाट यू कुड हैव अचीव फ्रॉम दैट। और रिवॉल्विंग निगोशिएशंस में चूंकि आप सिचुएशन को भी समझ रहे हैं और फिर से उसके साथ साथ आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसलिए रिवॉल्विंग निगोशिएशंस में ये याद रखिएगा कि आपको शुरू में बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। और जब आप एक दफ़ा ये इस प्रोसेस में जब आपको वो हो जाए, कमांड आ जाए, समझ में आ जाए कि व्हाट्स हैपनिंग, सिचुएशन क्या है, तो फिर बेशक आप बोल सकते हैं। लेकिन शुरू में आपने बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। ये आपका इवॉल्विंग निगोशिएशन उसूल है। अभी नेट बहाल हो जाए तो मैं आपको गेम थ्योरी भी बताऊंगा। गेम थ्योरी इसलिए बताऊंगा कि आपको ये समझाना ज़रूरी है कि जब आप खुद से अकेले डिसीजन लेते हैं तब क्या होता है, और अगर आपका डिसीजन डिपेंडेंट है दूसरे के डिसीजन पे, तब आप मैक्सिमम डिसीजन नहीं ले सकते, बल्कि आप ऑप्टिमल डिसीजन लेते हैं।
इसलिए कि आपका डिसीजन उसके डिसीजन पर डिपेंडेंट है, उसका डिसीजन आपके डिसीजन पर डिपेंडेंट है। इसलिए फॉर एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज लाइक कश्मीर इशू, इसके ऊपर जब भी कोई अगर आपस में बैठ के इन्होंने नेगोशिएट किया, इसको रिजॉल्व किया, तो बेस्ट सोल्यूशन कभी भी इसके ऊपर नहीं मिलेगा आपको। हमेशा आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा। वजह उसकी ये है कि दूसरी पार्टी भी, उनके भी कुछ पॉइंट्स हैं, तो एज ए रिजल्ट आपको हमेशा इसके अंदर जो आंसर मिलेगा वो एक ऑप्टिमल आंसर मिलेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर पार्टी आपको ऑप्शन ऑप्टिमल मिलता है। ये दिस इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी आप देखें कि नेट बहाल हो गए, तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि व्हाट इज गेम थ्योरी। इसको प्रिजनर्स डायलेमा को बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया जाता है प्रिजनर्स डायलेमा की शक्ल में। प्रिजनर्स डायलेमा क्या होता है? ये एक केस है जिसके ज़रिए से बताया गया है कि जनाब ये गेम थ्योरी है क्या, और ये नैश इक्विलिब्रियम कहलाता है। नैश एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है, और वो फिर उसने अपने नैश इक्विलिब्रियम के ज़रिए से बताया था कि ये कैसे होता है। फर्ज कीजिए कि दो आदमी मिल करके कोई रॉबरी करते हैं, और रॉबरी करने के बाद वो माल कहीं पे छुपा देते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, कोई क्ल्यू नहीं है, उनको सिर्फ शक है कि ये रॉबरी इन दो आदमियों ने की है। उस शक की बुनियाद पे वो दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, पुलिस जब मुजरिमों को अरेस्ट करती है और उनसे कुछ उगलवाना होता है, तो वो उन्हें साथ नहीं रखते, अलहदा अलहदा हवालात में रखते हैं, अलहदा अलहदा कमरों में रखते हैं, और ऐसे रखते हैं कि एक का दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं। अच्छा, लॉ ये है कि अगर कोई दोनों ही ना माने अपना जुर्म, तो चूंकि कोई सबूत नहीं है तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, 0 ईयर्स की सजा मिलेगी एंड दे विल बी रिलीज्ड। ऑफ कोर्स ये बेस्ट सोल्यूशन है। अच्छा, अगर उनमें से एक एक्सेप्ट कर लेता है कि जी हमने ये जुर्म किया है, और दूसरा कहता है कि नहीं मैंने जुर्म नहीं किया है, तो जिसने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि वो गवाह बन गया है, इसलिए उसको कानून छूट देती है और उसको कोई सजा नहीं मिलती है, दूसरे को मैक्सिमम पनिशमेंट मिलती है 10 साल। अच्छा, तीसरी सूरत ये है कि दोनों एक्सेप्ट कर लें। यही तीन सूरत बन सकती है ना, कि या तो दोनों एक्सेप्ट ना करें, या तो दोनों एक्सेप्ट करें, या एक एक्सेप्ट करे, एक एक्सेप्ट ना करे। तो ये तीन सूरतें हैं, और जो तीसरी सूरत है उसकी दो सूरतें, जो टोटल मिला के 4 सूरत हो गई। ए एक्सेप्ट करता है, बी एक्सेप्ट नहीं करता, ए एक्सेप्ट नहीं करता, बी एक्सेप्ट करता है, दोनों एक्सेप्ट नहीं करते, दोनों एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह ये 4 सूरतें हो। जब व्हेन देयर आर 4 डिफरेंट पोजीशंस, तो अब आपके ख्याल में प्रिजनर को क्या डिसीजन लेना चाहिए? प्रिजनर से पुलिस इंट्रोगेट कर रही है, पूछ रही है कि ये जुर्म आपने किया है, तो प्रिजनर्स को क्या जवाब देना चाहिए? जी बताइए। मैंने पूरा केस आपको समझा दिया है, इसको प्रिजनर्स डायलेमा कहते हैं। कुछ नहीं किया सर, पहले वाले दोनों को यही कहना चाहिए कि भाई कुछ नहीं किया। जब हमने दोनों कोई यही सर कहेंगे, आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, आवाज नहीं आ रही सर। नहीं मोबाइल से तो मैं ऑन हूँ, मोबाइल से मेरी सर आवाज आनी आवाज आ चाहिए रही है। आपको। मुनीर साहब आप अपने एंड को चेक करें, आवाज आ रही है सर की। ठीक है, तो मैं एक एंड दोनों मैंने ऑन किया हुआ है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो आइडियल सोल्यूशन यही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप लोग, कि भाई दोनों को ये कहना चाहिए कि हमने जुर्म नहीं किया। जब वो दोनों ये कहेंगे हमने जुर्म नहीं किया, तो पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं है, दोनों रिलीज हो जाएंगे एंड दे विल गेट बेनिफिट ऑफ देयर दैट बूटी जो उन्होंने लूटा है। लूट के माल से दोनों मजे करेंगे। लेकिन जरा थॉट प्रोसेस सोचिए कि पुलिस उनसे नेगोशिएट कर रही है, कि एक आदमी सोचता है कि यार मैं अगर एतराफ़ नहीं करता हूँ तो दूसरा भी एतराफ़ नहीं करे तब तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरा एतराफ़ कर लेता है तो उसको तो कोई सज़ा नहीं मिलेगी, मुझे 10 साल की सज़ा मिल जाएगी।
जब दूसरा भी यही सोचता है कि यार मैं एतराफ़ ना करूं और दूसरा कर ले तो मैं 10 साल के लिए मारा जाऊंगा और वो बच जाएगा। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि दोनों कन्फेस कर लेते हैं और कन्फेस करने की वजह से सब ऑप्टिमल सोल्यूशन पे दोनों राजी हो जाते हैं। सब ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है कि दोनों को 5-5 साल की सज़ा मिलती है। हालांकि बेस्ट सोल्यूशन क्या है, दोनों को 0-0 ईयर्स की सज़ा मिल सकती है। बेस्ट सोल्यूशन क्या है, पता है, दोनों को पता है कि बेस्ट सोल्यूशन ये है, लेकिन चूंकि एक का दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं है, एक का दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एज ए रिजल्ट वो बेस्ट सोल्यूशन की बजाय ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर सेटल हो जाते हैं। ये होता है इवॉल्विंग एवोल्यूशन के अंदर, या जब इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती है या पार्टनर्स के दरमियान, एक दूसरे के दरमियान कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो बेस्ट सोल्यूशन के बजाय ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको प्रिजनर्स डायलेमा कहते हैं और ये बहुत मशहूर है, नैश इक्विलिब्रियम की शक्ल में इसको पढ़ाया जाता है, वो गेम सर थ्योरी एक में पढ़ाया पॉइंट जाता है। ऐड कर दूं सर? जी बिल्कुल ऐड कीजिए, क्यों नहीं ऐड करेंगे आप? सर ये जी तालिबान की बिल्कुल ऐड हुकूमत करें। में, तालिबान की हुकूमत में जब अफगानिस्तान में चोरी होती थी तो वो सजा देते थे कि इस बंदे का हाथ काटना है। 30,000 40,000 की कोई बाइक चोरी हो गई, पूरा पूरा खानदान आ जाता था और वो गवाह हो अच्छा। जाते थे कि हम सब इस चोरी में इसके साथ मुलविस होते थे। तो फिर बंदे 7-8 हो जाते थे, अमाउंट कम पड़ जाती थी, फिर सबको जो है ना एक 10-10 कोड़े लगा के छोड़ दिया जाता था। तो ये भी सजा कम अच्छा, करने का एक तरीका होता था वहां पे। यार वो तो एक उन्होंने एक तरीका इसमें से एक हीला निकाल लिया कि इस तरीके से सजा कैसे कम करते हैं। तो लेकिन उसमें तो सब एक ही पेज पे थे, यस सर। किसी को ऑब्जेक्टिव दूसरे से मतलब नहीं था। ठीक है, यहाँ पे यस सर, प्रॉब्लम बिल्कुल। ये है कि एक का दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वहां पे तो सबको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, जब भी तो ऐसा कर रहे हैं। ये लेकिन नॉर्मल प्रिजनर साइकी ना, जी एक नॉर्मल साइकी भी तो है ना, कि अगर आपको रूल करना है लेकिन आप समझते हैं कि आपके में रूलिंग कैपेसिटी नहीं है या कैपेबल नहीं है, तो आप डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेलेंगे कि उन दो को लड़ा के रूल करेंगे। तो आपको होगा दोनों को अलग करेंगे ताकि उनका दोनों के मिस्ट्रेस को यूज करें और इस्तेमाल करके रूल करें। यही सेम तरीका यहाँ पे हो रहा है कि दोनों को अलग कर दिया कि ताकि उनको आपस में अगर साथ बिठा दे तो एक ट्रस्ट बन जाता है उनका। उनको अलग किया गया, उनका मिसट्रस्ट को इस्तेमाल किया गया और किया गया। जी बिल्कुल, उस केस में भी आप देखेंगे तो गेम थ्योरी अप्लाई हो रही है। सही कह रहे हैं आप, तो गेम ये थ्योरी सर बहुत सारी कत्ल चीजों के में केस अप्लाई में भी, होती है। जी कत्ल के केस में भी अगर आपने मुद्दई बहुत बना दिए कि इन 5-6 लोगों ने किया है, तो फिर वो एक पे भी साबित नहीं होता। और अगर आपने एक मुद्दई की है तो अगर उस पर साबित हो गया तो उसको फांसी हो सकती है सर। बट वो आप यहाँ से नहीं मिला सकते। यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक का एक्शन, ये तो आप एक प्लान कर रहे हैं ना जो आपने बताया, यहाँ पे ये बात हो रही है कि एक आदमी डिसीजन लेना चाहता है, उसे बेस्ट डिसीजन पता है कि बेस्ट डिसीजन क्या है, लेकिन वो बेस्ट डिसीजन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? इसलिए नहीं ले रहा कि बेस्ट डिसीजन लेने में उसको ये खतरा है कि दूसरा आदमी अगर कोई और डिसीजन ले लेगा तो मैं बहुत बुरी तरीके से मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो जो केसेस आप बता रहे हैं वो प्रिजनर्स डायलेमा के केस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपका डिसीजन डिपेंडेंट है इस बात पे कि दूसरा क्या डिसीजन ले रहा है, और चूंकि आपको दूसरे पे एतबार नहीं है इसलिए आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे कन्फेस कर लेना चाहिए, हालांकि बेस्ट डिसीजन है कन्फेस नहीं करो। ये निगोशिएशन का ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिए डायलेमा होता है कि दोनों पार्टी को पता है बेस्ट सोल्यूशन क्या है, लेकिन चूंकि एक पार्टी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती, दूसरी पार्टी पहले पे ट्रस्ट नहीं करती, तो बेस्ट सोल्यूशन के बजाय ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जाते हैं। इसकी एक और मिसाल भी मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि पेप्सी और कोक दोनों कोला बनाते हैं। कोला बनाना बहुत आसान है, आप घर में बना सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में यही दो बड़े प्लेयर्स हैं मेजर जो कोला बनाते हैं, पेप्सी और कोक। कोई तीसरा प्लेयर मार्केट में नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट के जरिए बैरियर खड़ा किया हुआ है। इतना ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं
कोई भी पार्टी सोचती है कि मैं इतना एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करने के बजाय मैं किसी और बिजनेस में एंटर हो जाऊं, क्यों रिस्क लूँ इतने बड़े जॉइंट के साथ कॉम्पीट करने के लिए। इसलिए इस मार्केट में कोई तीसरा प्लेयर नहीं आता बड़ा। अच्छा, अब 2 ही प्लेयर रह गए मार्केट के अंदर, एक पेप्सी है और एक कोक है। दोनों को पता है कि मार्केट में या तो पेप्सी बिकेगी या कोक बिकेगी, कोई तीसरा कोला है ही नहीं। अब अगर ये एडवर्टाइज ना करें तब भी लोग पेप्सी खरीदेंगे या कोक खरीदेंगे, और एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो दोनों के $5-5 बिलियन बच जाएंगे। तो दोनों $5-5 बिलियन एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, लेकिन चूंकि एक को दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है तो इस वजह से दोनों एडवर्टाइज करते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन के बजाय ये ऑप्टिमल सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि दोनों एडवर्टाइज कर रहे हैं, दोनों अपना नुकसान कर रहे हैं, दोनों बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंडिंग कर रहे हैं। क्योंकि एक को खतरा है कि अगर मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट रोक दी और दूसरे ने कंटिन्यू किया तो वो मार्केट शेयर ले जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये कहलाता है प्रिजनर्स डायलेमा, और ये नेगोशिएशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट के को समझ करके लोग नेगोशिएट करते हैं कि जनाब मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है, उसके पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है, और मेरे लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, उसके लिए ऑप्टिमल सोल्यूशन है क्या। और जब दोनों पार्टीज़ का एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता तो वो बेस्ट सोल्यूशन के बजाय ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर एग्री होते हैं आमतौर पे। और दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े आप देखे होंगे कि जो नेगोशिएशंस हुई हैं, उन नेगोशिएशंस में आप देखेंगे कि उसमें सब ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा लोगों ने या ऑप्टिमल सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा एग्री किया। अच्छा, ये मैं बता चुका था आप लोगों को ना कि लोगों के अंदर कुछ कॉम्पिटेंस होती हैं, उसके कुछ लोगों को पता होता है कि मेरे अंदर क्या कॉम्पिटेंस है, कुछ लोगों को नहीं पता कॉम्पिटेंस होती है, उनको नहीं पता होता कि मेरे अंदर कोई कॉम्पिटेंस है। और जब वो कोई ऐसा वाक़या होता है और अपनी कॉम्पिटेंस अचानक यूज़ करते हैं तो दे इनफैक्ट फाइंड इट आउट कि दे हैव दैट कॉम्पिटेंस। तो ये 5 लेवल हैं जो एवोल्यूशनरी नेगोशिएशंस में इस्तेमाल होते हैं कि एक तो आपको पता नहीं होता कि सिचुएशन क्या है, और आपको ये भी नहीं पता होता है कि सिचुएशन क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लेवल होता है। एक तो आपको सिचुएशन की गहराई का नहीं पता है, और आपको ये भी नहीं पता कि आपको सिचुएशन की गहराई का नहीं पता। ये 5 डिफरेंट फेजेस हैं, ये आपको समझना चाहिए। अच्छा, कॉमन नेगोशिएशंस के मिस्टेक्स क्या होते हैं जिसकी वजह से लोग नेगोशिएशन की टेबल पे हार जाते हैं? कि सबसे पहले बात ये होती है कि आदमी जो है वो फर्स्ट ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। फर्स्ट ऑफर को एक्सेप्ट इसलिए कर लेता है कि उसको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसने फर्स्ट ऑफर किया है, ये फर्स्ट ऑफर से भी मैं जाऊं, तो फर्स्ट ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सैलरी की नेगोशिएशन में आमतौर पे ये बहुत कॉमन है कि लोग जो फर्स्ट सैलरी की ऑफर होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको फियर होता है कि मैं अगर ये ऑफर नहीं एक्सेप्ट करूँगा तो ऐसा ना हो कि ये नेगोशिएशन नाकाम हो जाए और मैं रिजेक्ट हो जाऊँ इस जॉब के लिए। हालांकि आपको फर्स्ट ऑफर करके बेसिकली एक रूम दे रहा है वो कि आप नेगोशिएट करें, और पोलाइटली आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि जनाब इसके अंदर क्या मज़ीद रूम है, क्या मैं मज़ीद सैलरी इंक्रीज की बात कर सकता हूँ, या इस तरह की कोई चीज़ आप पोलाइटली इसको नेगोशिएशन को आगे लेके जा सकते हैं, और एज ए रिजल्ट यू कैन स्ट्राइक ए बेटर डील। फिर जो लोग नेगोशिएशन में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं वो लोग नुकसान उठाते हैं कि वो ईगो बीच में ले आते हैं। और ईगो बीच में ले आने के लिए मैंने ये स्लाइड शायद हो चुकी है, सन त्जू की एग्जाम्पल दी थी मैंने आप लोगों को कि सन त्जू ने जो किताब लिखी है द आर्ट ऑफ वार, आज से 3000 साल पहले उसने वो किताब लिखी है, चाइनीज राइटर। तो उसने यही कहा है कि अगर आपने अपने जर्नल को डिफीट करना है, जो अपोनेंट जर्नल को, और वो ईगोइस्टिक है यानी ईगो के मामले में टची है, तो कोई ऐसी बात करोगे जिससे उसका ईगो हर्ट हो। जब उसकी ईगो हर्ट होगी तो गुस्से में आएगा, गुस्से में आके गलत फैसला करेगा और अपना नुकसान करेगा। तो नेगोशिएशंस ठंडे दिमाग से करने की चीज़ होती है, जिसमें अगर आप ईगो को बीच में लेकर के आएंगे देन यू कैन नॉट विन दैट नेगोशिएशन। फिर नेगोशिएशन से आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो आप नेगोशिएशन में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए कि भाई ये मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, मैक्सिमम यहाँ तक मुझे मिल सकता है,
और इसका अगर 80-85% में मिल जाए तो आई शुड बी हैप्पी। ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और इमोशंस को आप बीच में नहीं आने दें। और फिर ये भी होता है कि पास्ट के नेगेटिव आउटकम्स हैं या पास्ट के नेगेटिव कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक साथ साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से आप वॉइस नहीं आ रही है। नहीं सर, हमारी तरफ तो बेहतर है। शकील साहब आप चेक कर ले। देखिए, बाज़ औक़ात ये आपकी अपने तरफ नेट का प्रॉब्लम होता है, तो ज़रा आप अपना नेट को चेक कर लिया करें। तो पास्ट के जो अगर आपको उस नेगोशिएटर के साथ कोई नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं तो फॉरगेट दैट। अच्छा, तो बाज़ लोग नेगोशिएशन इस तरह करते हैं कि पहले वो बात करते हैं जिसके अंदर डिसएग्री नहीं हुआ जा सकता, तो उन चीज़ों पे फोकस करें जिसके ऊपर एग्री हुआ जा सकता है। तो आप पहले आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों पे एग्री करा लें अपने अपोनेंट को या दूसरी पार्टी जो आपके सामने बैठी हुई है। जनाब ठीक है जनाब, ये काम तो हम कर सकते हैं। दूसरी पार्टी कहती है ठीक है जनाब, ये तो एग्री हो गया। अच्छा, जब वो एग्री हो जाते हैं कुछ चीज़ों पे, तो अब उस एग्रीमेंट के अंदर उनके भी स्टेक्स आ गए, यानी अब उनके लिए भी एक खौफ पैदा हो गया है कि अगर ये एग्रीमेंट यहाँ तक तो पहुँच गया है, अब अगर ये नाकाम होता है तो ये लूज लूज सिचुएशन होगी। तो जब आप छोटी छोटी एग्रीएबल चीज़ों के ऊपर बिल्ड करना शुरू करते हैं तो दूसरी पार्टी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एज अ रिजल्ट आप एक मुश्किल एग्रीमेंट को भी कर लेते हैं। सेल्स के एग्रीमेंट आमतौर पे इसी तरीके से होते हैं। और भी पेशेंट होना ज़रूरी है कि पेशेंस के साथ नेगोशिएशन करें, अगले की बात को सुनें, समझें और देखें कि वो किस तरह से सोच रहा है और उसके मुताबिक फिर डिसाइड करें। फिर ये भी ध्यान में रखें कि ये रियलिटी किसकी है, इस नेगोशिएशन की किसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। अरे चूँकि सेल्स की नेगोशिएशन मैंने बहुत सारी की हैं। जब सेल्स की नेगोशिएशन में एक बात होती है तो जो सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में बहुत डेस्परेट होता है। वजह उसकी ये है कि उसके टारगेट्स उसके साथ अटैच होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस का मसला होता है, तो वो उससे ज़्यादा उसके अंदर कंसेशन दे देता है बायर को जिसकी की ज़रूरत है। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि हो सकता है आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो कि उसके बगैर बायर का गुजारा नहीं हो। बायर ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत महसूस करता है, आपके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप वाहिद पार्टी हैं जो कि फ्रॉम स्टॉक दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छे आप वारंटी टर्म्स दे रहे हैं। तो बेसिकली उसको भी आप वाली टर्म की ज़रूरत है। और परचेज मैनेजर को इंजीनियरिंग मैनेजर ने पहले ही कहा हुआ है कि भाई मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए बिकॉज मैं इससे हर तरह से सेटिस्फाइड हूँ। तो जब आपको इस चीज़ के रियलाइजेशन नहीं होगी तो आप अननेसेसरीली लूज़ करेंगे। तो अननेसेसरीली लूज़ करने का मतलब है कि आपने नेगोशिएशन में इससे बेहतर कर सकते थे, आपने नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है नेगोशिएशंस में, दैट इज़ डेडलाइंस। बाज़ नेगोशिएशंस में ऐसी होती हैं, जैपनीज इसमें बड़े चालाक होते हैं कि मिसाल के तौर पर अमेरिका से कोई साहब फ्लाई करके आए जापान में, उन्होंने कोई एग्रीमेंट करना है बहुत बड़ा जापनीज के साथ। अच्छा, जापनीज का तरीका है अपना बिजनेस करने का। जापनीज जब तक कि किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते उसके साथ बिजनेस नहीं करते। दूसरी बात ये है कि उनको पता है कि हम तो यहीं बैठे हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ये जो अमेरिकन आया है ये इस डेट को आया है और इसकी वापसी का टिकट इस दिन का है। तो उसने जो होटल बुक कराया है वो 5 दिन का बुक कराया है। तो 5 दिन के अंदर इसने एग्रीमेंट करना है और वहाँ से फ्लाई करके यहाँ तक आया है। खाली हाथ जाएगा तो कंपनी के ऊपर कोई उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। अब जापनीज करते क्या है, पहले दिन उसको ले जाएंगे, उसको गोल्फ खिलाएंगे, दूसरे दिन ले जाके शहर की सैर कराएंगे, तीसरे दिन उसके एजाज में बहुत लेविश किस्म का लंच और डिनर का रखेंगे, चौथे दिन वो थोड़ा बहुत डिस्कशन करने के बाद उसको फिर शहर की सैर के लिए ले जाएंगे। अब जब लास्ट डे आ गया और वो बहुत डेस्परेट है गोरा के अब मैं एग्रीमेंट नहीं करूँगा तो खाली हाथ वापस जाऊँगा, तो जापनीज अपना टाइप किया हुआ एग्रीमेंट उसके सामने रख देते हैं, ये एग्रीमेंट है देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो साइन कर लीजिए। तो दे प्ले विद डेडलाइन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग्रीमेंट की डेडलाइन ऐसी होती है कि एक पार्टी एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाती है, जापनीज इसको बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस के साथ यूज़ करते हैं। एक और चीज़ नेगोशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ साइलेंस। मिसाल के तौर पे आपने कोई बात की
या अगली पार्टी ने कोई बात की फिर वो चुप हो गया, वो चुप हो गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलना शुरू कर दें। बल्कि एक बात ये मैं आपको अपने सेल्स के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस साइलेंस को तोड़ने वाला जो पहला आदमी होता है वो लूज़र होता है। अगर साइलेंस है तो इसको कंटिन्यू कीजिए, एंड जैपनीज आर वेरी गुड इन दैट। अगर आपने साइलेंस को ब्रेक किया तो आप उस टर्म को एक्सेप्ट करेंगे जो अगली पार्टी आपको कराना चाह रही है। तो अगर वो चुप है, आपको घूर रहे हैं, तो आप भी चुप होकर के उसको घूरते रहिए। दिस हैपेंस इन नेगोशिएशंस। तो साइलेंस के साथ कंफर्टेबल रहिए, साइलेंस की वजह से अनकंफर्टेबल नहीं हो जाए कि यार ये नहीं बोल रहा है तो फिर मुझे बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, दोनों चुप बैठे हुए। भाई वो भी तो चुप बैठा हुआ है, वो चुप बैठा हुआ, आप भी चुप बैठे रहिए। तो ये साइलेंस का उसूल याद रखिएगा। अच्छा, जब कोई सोल्यूशन नहीं आया तो फिर जाहिर है कि देन यू नीड ए मेडिएटर। नेगोशिएशन का कोई सोल्यूशन नहीं आया, दोनों मिलकर कोई सोल्यूशन नहीं पास निकाल सके, तो इसका मतलब एक मेडिएटर चाहिए। उसमें बहुत सारी वजहों, एक वजह ये भी हो सकती है कि पर्सनल डिफरेंसेस आ जाते हैं, लोगों में ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोग किसी बिल्कुल डेड लॉक पे आ जाते हैं, एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, और वो ये समझते हैं कि और अगर क्विक रेजोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है और लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दोनों पार्टी खामोश हो गई है, और दोनों पार्टी के दरमियान अब कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है जिस पर बात कर सकें, देन यहाँ पे मेडिएशन की जरूरत पड़ जाती है नेगोशिएशन में। अच्छा, नेगोशिएशंस में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अच्छा, बाज़ लोग होते हैं कि आपके साथ नेगोशिएशन में बैठते हैं पोकर फेसेस के साथ। पोकर फेस कहते हैं ऐसी शक्ल जिसको देख के आपको पता ही नहीं चले कि आदमी खुश है, नाराज़ है, हंस रहा है, रो रहा है, बिल्कुल फ्लैट चेहरा। और बहुत सारे जो सीजन नेगोशिएटर होते हैं वो इसके बड़े माहिर होते हैं। अब वो जानबूझकर ऐसी शक्ल के साथ आपके सामने बैठेंगे कि आप उनके इमोशंस को इवेल्युएट ना कर सकें, और जब आप उनकी इमोशन को इवेल्युएट नहीं कर सकेंगे तो आपको रिस्पॉन्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अगर कोई आदमी पोकर फेस के साथ बैठा हुआ है तो आप सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि उससे हल्के हल्के बात करके किसी तरीके से उसकी साइलेंस को ब्रेक करें। कोशिश करें कि किसी तरह वो बोलना शुरू हो। ऐसे सवालात पूछें जो ओपन एंडेड हो, क्योंकि जब क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं आप, क्लोज एंडेड क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को करते हैं जिसका मतलब होता है यस, जिसका आंसर होता है यस, नो, ट्रू, फॉल्स। तो आपने कोई सवाल पूछा, वो बोल देगा यस, फिर खामोशी हो गई। आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, ऐसा क्वेश्चन पूछें जिसका के जवाब 4-5 जुमलों में तो कम से कम बनता ही हो, ज़्यादा जुमलों में बनता हो तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह क्या होगा कि वो पोकर फेस ओपन होना शुरू हो जाएगा। जब ओपन होना शुरू हो जाएगा, आपके साथ डिस्कशन में कंफर्टेबल हो जाएगा, तब आपको कॉमन ग्राउंड मिल जाएगा। और जो कंसेशन आप देते हैं, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिए, कंसेशन अर्ली इन द नेगोशिएशन ना दें। कंसेशन हमेशा लेट दें नेगोशिएशन में, पेशेंस के साथ दें, और बहुत ज़्यादा जो आप कंसेशन दें तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद दें, ताकि उसको भी कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट लगे, यार ये मैंने उनसे जो कंसेशन लिया बड़ी ज़बरदस्ती लिया है, ये तो ये कंसेशन देने के लिए तैयार थे। उसने कोई कंसेशन मांगी, आपने फ़ौरन दे दिया, कहेगा यार मुझे तो इस महीने से 6% डिस्काउंट का, ये फ़ौरन मान गया, अगर मुझे तो फिर इसका मतलब 10% डिस्काउंट कहना चाहिए, गलती हो गई मुझसे। तो कंसेशन जब भी कोई पार्टी मांगे तो आप उसको फ़ौरन कंसेशन नहीं दें, बल्कि उसके ऊपर डिस्कशन करें, डिबेट करें, बताएं कि दिस इज़ डिफ़िकल्ट, इट कैन नॉट बी डन, आई हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम माई बॉस। और आप बेशक मीटिंग रूम से निकल करके चले जाएं और बात भी कर लें आप फ़ोन पे, या ये कि एटलीस्ट उनको पता हो कि भाई ये बात करने गया है। तो कंसेशन जब आप इस तरह देते हैं तो उसकी वैल्यू वो करते हैं। और फिर उसके बाद जब भी आप कंसेशन दें, कंसेशन फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, आप कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई टर्म अपनी छोड़ रहे हैं, तो आप उनसे भी कहें कि इन रिटर्न वो भी आपको कोई कंसेशन दें। तो इसलिए कंसेशन सिर्फ वन साइडेड हो, इसका मतलब है तो आप नेगोशिएट थोड़ी कर रहे हैं, आप तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप जो भी टर्म्स है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप आगे से कुछ बोल ही नहीं रहे।
तो ये कोई नेगोशिएशन नहीं हुई, ये तो वन साइडेड डिक्टेशन हो गई। अच्छा, नेगोशिएट बात इसलिए भी करते हैं लोग कि भाई उनकी जॉब होती है और वो उस जॉब के लिहाज से उनको नेगोशिएट करना चाहिए, और नेगोशिएशन से अच्छे टर्म्स नहीं लाते हैं तो कंपनी में इनका इंप्रेशन काफ़ी ख़राब होता है, जिससे वो नेगोशिएट करते हैं, बिकॉज देयर जॉब्स आर ऑन द लाइन। फिर कुछ नेगोशिएटर्स इसलिए भी नेगोशिएट करते हैं कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वाह होती है, वाह यार तुमने बड़े अच्छे टर्म्स में नेगोशिएट कर लिया, वेरी गुड, वेल डन, बहुत से एडमायरेशन मिलती है, तो अगली दफ़ा और टफ नेगोशिएशन करते हैं। अच्छा, कुछ नेगोशिएटर्स ख़ास तौर पे जब कोई एम्प्लॉयर किसी वेंडर से नेगोशिएट कर रहा होता है तो उनको मज़ा आता है कि अपने वेंडर से ज़्यादा टर्म्स मनवा लें, तो वो इन्जॉय करते हैं अपना टफ होना, और दैट वे दे फील हैप्पी। तो इसलिए आप देखेंगे जो आपके सामने वाला आदमी है वो आपसे नेगोशिएट कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, कि क्या वो उसकी जॉब का जो है रिक्वायरमेंट ऐसी है, या है कि वो एडमिरेशन चाहता है, तो एडमिरेशन के लिए आप उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी दे सकते हैं, जैसे कोई आप थोड़ी सी सर्विस फ्री दे दें, कोई एडिशनल प्रोडक्ट फ्री दे दें, तो उससे क्या होगा कि उसको एडमिरेशन भी मिल जाएगी और आपका इतना फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। उसके लिए आपके पास नेगोशिएशन करते वक्त इतने सारे ऑप्शंस होने चाहिए, और ऑप्शंस नहीं होंगे देन यू कैन नॉट डू इट। अच्छा, उसके बाद ये नेगोशिएशन का एक मॉडल है, इसको कहते हैं नो ट्रिक मॉडल, कि आप देखें कि सोर्सेज ऑफ नेगोशिएटिंग पावर क्या क्या है। जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो पावर किसके पास है। सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए कि नीड किसकी है। जिसकी ज़्यादा नीड होती है वो फिर सबमिसिव पोजीशन में आता है, जिसकी नीड कम होती है वो कमांडिंग पोजीशन में आ जाता है। जैसे आप घर रेंट पे लेने जाते हैं तो आप इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे कि यही एक घर है, वो घर आपको नहीं मिला तो फिर आप मर जाएंगे। जब घर का ओनर ये बात फील कर लेता है तो आपसे सख्त किस्म के टर्म्स पे बात करता है। लेकिन जब आप उससे ऐसे बात करते हैं कि नहीं यार आपके पास तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और यू आर जस्ट लुकिंग फॉर इट, और आपको कोई इसके लिए इतनी परेशानी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बता दिया कि यार मुझे तो पिछले ओनर ने कह दिया है कि भाई 31 तक ये घर खाली कर दो, तो आज तो 25 हो गई है, तो मुझे हर सूरत में आपके घर में 2 दिन में शिफ्ट होना है। तो आपने तो दो अपने सारे नेगोशिएशन के जो ऑप्शन थे वो उस आदमी के हाथ में दे दिए। तो अब आपने बता दिया कि नीड आपकी है, अरे नीड तो ओनर की भी है, वो भी जितना रेंट डिमांड कर रहा है उस रेंट पे लोग नहीं आ रहे, जब भी तो आप नेगोशिएट कर रहे हैं, वरना जैसे ही घर खाली हुआ था वो कोई रेंट पे ले लेता। तो नीड उसकी भी है, लेकिन आप लोग जब बात करते हैं तो आप समझते हैं कि ज़रूरत ज़्यादा मेरी है, तो सबमिसिव हो जाते हैं। जब आप सबमिसिव होते हैं तो अगला आदमी स्मेल कर लेता है कि भाई ये तो सबमिसिव हो गया, अब इसको और स्क्वीज किया जा सकता है, इसको और निचोड़ा जा सकता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी नेगोशिएशंस होती है, ख़ासतौर पे कमर्शियल नेगोशिएशंस, ये 2 वे नेगोशिएशंस होती है, दोनों की ज़रूरत है, जिस वजह से नेगोशिएशन हो रही है। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि एक पार्टी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में हो, जैसे कि घर का ओनर ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में हो सकता है, जैसे कि परचेजर ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में होता है, बट इट डजेंट मीन कि एज ए सेलर और एज ए टेनेंट आप जो है बार्गेन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ध्यान में रखिए कि ज़रूरत उसकी भी है। फिर आप ये देखें कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। अगर आपके पास कई ऑप्शंस हैं एंड यू कैन प्ले विद दोज ऑप्शंस, तो फिर आपके नेगोशिएशन की पावर ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर इसके अंदर टाइम प्रेस्ड कौन है। जैसे मिसाल के तौर पर रिफाइनरी के साथ आप नेगोशिएट कर रहे हैं और रिफाइनरी को उन्होंने ऑन करना है, 3 दिन रह गए, 3 दिन उनके जो एनुअल मेंटेनेंस है उसको ख़त्म होने में 3 दिन रह गए। अगर आपको ये बात पता है और आप वहाँ पे कोई कंपोनेंट सेल करने के लिए गए जो कि उन्होंने उसको अभी इंस्टॉल करना है और आपके पास रेडी स्टॉक है, टाइम प्रेस्ड वो हैं, आप नहीं हैं, आप बेहतर टर्म्स नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई इससे नेगेटिव एडवांटेज ले लें, दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे, लेकिन नेगोशिएशन में आपको समझना चाहिए कि चाहे आप किस साइड पे भी हो, सेलर साइड पे हो, बायर साइड पे हो, टेनेंट साइड पे हो, ओनर साइड पे हो, आपको ये देखना होगा कि टाइम कौन लूज़ कर रहा है। टाइम तो ओनर भी लूज़ कर रहा है। अगर उसका घर 60,000 रुपीज़ पर मंथ पे जाता है तो हर रोज़ वो 2,000 रुपये लूज़ कर रहा है, उसको तो ज़्यादा परेशानी है। आपके पास तो और ज़्यादा ऑप्शन है, आप उससे बात नहीं करेंगे, किसी और से बात कर लेंगे। तो उसको टाइम प्रेस्ड वो है
इम्प्रेस्ड आप नहीं है आमतौर पे, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। फिर रिलेशनशिप पे भी डिपेंडेंट होता है, बहुत सारे परचेजर्स के साथ सेल्स के लोगों के अच्छे प्रोफेशनल रिलेशनशिप बन जाते हैं। प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ठीक है, जहाँ आपने पर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की तो सेल्स ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि लोग फिर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन में कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सेल्स का आदमी आता जाता है, पता नहीं परचेज मैनेजर इसके साथ किस किस्म के टर्म्स हैं, तो फिर परचेज मैनेजर्स मोहतात हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप को आपने हमेशा नेगोशिएशन में प्रोफेशनल रखना है, पर्सनल नहीं करना है। फिर इस नेगोशिएशन के अंदर इन्वेस्टमेंट किसकी है? आमतौर पे म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ ये इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपना प्रोडक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन मिसाल के तौर पे आप किसी का घर खरीद रहे हैं तो आप तो उसको 50,000 रेंट देंगे, या उसका घर 5 करोड़ का है तो उसकी इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा है, उसको ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि मुझे 10 दिन से इस पर कोई रिटर्न नहीं मिला, ज़ीरो रिटर्न है, और अगर अभी मैंने इसे डील तय नहीं की, हो सकता है अगले 20-30 दिन और दिन मुझे रिटर्न ना मिले तो 1 महीने का रेंट का तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। तो जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है वो ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में होता है, और जब तक कि आप इस बात को समझेंगे नहीं आप अच्छे तरीके से नेगोशिएट नहीं कर सकते। फिर अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है, लोग आपको कहते हैं जनाब ये अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, ठीक बात करते हैं, आप ज़्यादा बेहतर नेगोशिएट कर सकते हैं। और नॉलेज इज़ द की। अगर आपको किसी प्लांट पे जाकर के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपको उनकी नॉलेज है, उनके प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, उनके प्रोसेस की नॉलेज है, उनके सिस्टम्स की नॉलेज है, तो बेस्ड ऑन दैट नॉलेज यू कैन टेक एडवांटेज इन द नेगोशिएशन एंड यू कैन स्ट्राइक ए बेटर डील। और याद रखिएगा कि नेगोशिएशन इज़ ए स्किल। जिस तरह से और दूसरे स्किल्स आप सीखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीखते हैं, इसी तरीके से नेगोशिएशन भी एक स्किल है। बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हार्ड स्किल है जिसमें आप समझ जाएं कि ये वाला बटन ये काम करता है, ये बटन ये काम करता है, तो हार्ड स्किल तो आप आसानी से सीख जाते हैं। सॉफ्ट स्किल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेगोशिएशन एक सॉफ्ट स्किल है, नेगोशिएशन इज़ एन आर्ट। और कंट्री लेवल पे नेगोशिएशन जब होती है तो आप अपने कंट्री का जो सबसे बेस्ट आदमी होता है, जिसके नेगोशिएशन की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, आप उसको भेजते हैं नेगोशिएशन करने के लिए। इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एरिया। तो ये जो सोर्सेज ऑफ नेगोशिएशन पावर जो है ये बेसिकली नो ट्रिक्स मेथड कहलाता है, और आपको देखना पड़ेगा कि इसमें वेयर यू स्टैंड एंड वेयर योर अपोनेंट स्टैंड। अपोनेंट तो नहीं कहना चाहिए, अदर पार्टनर स्टैंड, क्योंकि जब भी आप नेगोशिएट करें तो आपको उसका भी फायदे का ख्याल रखना है। ये आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हेलो जी सर, जी बिल्कुल समझ रहे हैं। जी सर, समझ रहे हैं? सर हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स में होते हैं सर, टेक्निकल एडवाइजर होते हैं जो डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके कामों को जब उनके ऊपर कोई इस तरह के जी तो वो आपके बिहाफ में नेगोशिएट करते हैं। बिल्कुल सर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें ये कुछ और आपको टिप्स दे दिए कि प्रोफेशनली ड्रेस होके जाएं तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, कैजुअल होके जाएं उधर चला आप चप्पल पहन के चले गए तो फिर आपका इंप्रेशन इतना नहीं पड़ता। फिर जो आप टेस्टिमोनियल्स रेफरेंसेस देते हैं, कोर्ट में भी आपने देखा होगा लॉयर सारे रेफरेंसेस देता है लॉयर जज को, ताकि वो ज़्यादा बेहतर टर्म्स नेगोशिएट कर सके अपने क्लाइंट के लिए। और फास्ट रहें, प्रॉम्प्ट रहें, प्रोफेशनल फॉलोअप दें, और जो आपने प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को पूरा करें तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब नेगोशिएशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये एक शीट है जो कि समझिए कि सेल्स के लिहाज से बनाई गई है। आप अपना किसी कोई और चीज़ नेगोशिएट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं, उसके लिहाज से आप अपना एक शीट बना सकते हैं। जब आप शीट बना लेते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है कि प्राइस में मेरे लिए बेस्ट प्राइस क्या एक्सेप्टेबल है, मिनिमम प्राइस क्या एक्सेप्टेबल है, और ये टारगेट प्राइस है। इसी तरीके से पेमेंट टर्म्स मंथली होगी, 6 मंथली होगी, 3 मंथली होगी, उसमें बेस्ट क्या है, मिनिमम क्या है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कितने अरसे का होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, और क्या कहते हैं डिज़ाइन चार्जेस, सिस्टम्स में और फीचर जब ऐड करते हैं, ख़ासतौर पे जब आप आईटी का कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें जितने फीचर ऐड करते चले जाएं उतना ही ज़्यादा आपको प्राइस बढ़ती चली जाती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सिर्फ स्केलेटन ऑफर को एक्सेप्ट कर लें
तो आप सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। और इसका तजुर्बा आपने करना हो तो आप चले जाएँ किसी रेस्टोरेंट में, खाना खाएँ, सिर्फ मेन कोर्स ऑर्डर करें और कुछ भी ऑर्डर मत करें, पानी भी नहीं ऑर्डर करें, और फिर देखेंगे आपको कितना बिल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको 2000 रुपये का बिल बनाते हैं। अगली दफ़ा आप फिर उस रेस्टोरेंट में जाएं, आप स्टार्टर भी ऑर्डर करें, मेन कोर्स भी ऑर्डर करें, और डिज़र्ट भी ऑर्डर करें, और कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करें, और पानी भी ऑर्डर करें। वही मील आपको 4000 रुपीज़ से भी ज़्यादा का पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात आप स्केलेटन ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा सेविंग होती है, और जितने ज़्यादा फीचर ऐड करते चले जाते हैं आपकी प्राइस बढ़ती चली जाती है। सो यू नीड टू लुक इनटू दैट कि आपके लिए मस्ट हैव फीचर्स कौन से हैं। ये फीचर तो मुझे चाहिए, इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। और नाइस टू हैव फीचर्स कौन से हैं। तो नाइस टू हैव फीचर्स की अगर प्राइस ज़्यादा तो आप बोलें कि भाई छोड़ो, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये भी मुमकिन है कि वो देखेगा यार ये मस्ट हैव फीचर्स तो ले ही रहा है और इतने प्राइस पे ले रहा है, तो चलो थोड़ा सा मैं उसको लम सम ऑफर कर देता हूँ कि नाइस टू हैव फीचर्स भी ले लो, प्राइस में 5% ऐड कर लो। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप नेगोशिएट करें तो आप सबसे पहले तो देखें मस्ट हैव, उसके अंदर में स्केलेटन ऑफर क्या है, स्केलेटन ऑफर के बाद फिर मस्ट हैव मेरे लिए क्या है फीचर्स, वो आप नेगोशिएट कर लें। नाइस टू हैव छोड़ दें, वो खुद आपको ऑफर करेगा। अच्छा, एग्रीमेंट के डिस्कशन के ज़रिए अगर आप पहुंचना चाहते हैं कि एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि बहुत ही रिफाइंड नेगोशिएशन स्किल्स जिसमें ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले तो आप डिमांड जो उसने किया उसको रीफ्रेश कर लें। ऐसे ऐसे अल्फाज में डिमांड को फ्रेश करें कि जो कि उसके लिए भी एक्सेप्टेबल हो, आपके लिए भी के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, उसके बाद आप डिमांड जो है उसको आप थोड़ा सा तोड़ें, डीस्टेबलाइज करें, ठीक है। और उसको फिर डीस्टेबलाइज करने के बाद आप ये देखेंगे कि कोई पोजीशन लेके तो नहीं बैठा हुआ है कि बस मैंने 1 करोड़ में ही बेचना है, इससे 1 रुपये कम में नहीं बेचना है। अगर वो पोजीशन लेकर बैठा हुआ है तो ज़रा उसको ब्रेक इन करना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट ये है कि मुझे विदिन 10 डेज ये प्रॉपर्टी सेल कर देनी है बिकॉज आई हैव टू पे समवेयर एल्स, तो आप नेगोशिएट करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि वो भी डिस्परेट है सेल करने के लिए। उसका इंटरेस्ट है कि अगर वो 90 लाख भी मिल जाए तो दैट पर्सन विल बी हैप्पी। तो अगर आप थोड़ा सा बर्फ़ पिघलाने पे मेहनत करेंगे तो आप उसको अपने जो जिस प्राइस के ऊपर वो पोजीशन लेके बैठा हुआ है उससे आप हिलाने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर आप ये भी देख लें कि भाई यही एक डिमांड है या इसके साथ और भी कुछ डिमांड्स हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्केलेटन डिमांड पे नेगोशिएशन हो गया, उसके बाद फिर और फर्दर डिमांड्स आना शुरू हो जाते हैं, वो फिर नेगोशिएशन जो है वो फेल्योर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और सोल्यूशंस विन विन निकालें ताकि दोनों पार्टी के लिए फेस सेविंग हो, दोनों पार्टी के लिए प्रॉफिटेबल हो। और क्वेश्चनिंग स्किल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। क्वेश्चनिंग जब आपको करना आता है तो आप नेगोशिएटर के माइंड में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो आपकी क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपको मैंने ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों क्वेश्चन बता दिए। पहले आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करना चाहिए, फिर उसके बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना चाहिए। एंड लिसन टू हिज पॉइंट्स, आप बार बार उसको इंटरप्ट नहीं करें बल्कि उसको बोलने दें। जब अगला आदमी बोल के बिल्कुल फारिग हो जाता है ना, अब उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता, तो अब वो एग्रीमेंट करने के मूड में होता है। दैट इज़ द टाइम कि आप उसके सामने अपने टर्म्स रखें। और जब अगर नेगोशिएशंस को आप स्टेप्स में कर रहे हैं उसको साथ साथ राइटिंग में करते चले जाएं, ताकि अगली दफ़ा ये ना हो नहीं जनाब ये बात तो हुई नहीं थी हमारी। तो इससे बचने के लिए आप उसको राइटिंग में ले आएँ। अच्छा, नेगोशिएशन के 5 स्टाइल हैं। आपको 5 स्टाइल के नेगोशिएशन हैं जो आपको मिलेंगी। एक होते हैं सॉफ्ट नेगोशिएशन। सॉफ्ट नेगोशिएशन करने वाला बड़ा आपसे आराम से बात करेगा, तहज़ीब से बात करेगा, आपकी खैरियत पूछेगा, आपकी बीवी बच्चों की खैरियत पूछेगा और आपको बहुत ही एक कम्फर्ट लेवल देगा, चाय पिलाएगा, आपको बिस्किट खिलाएगा। तो ये लेकिन जब आपसे बात करेगा तो नेगोशिएशन में वो आपसे ज़्यादा मैक्सिमम टर्म्स गेन कर जाएगा और आप उसे सॉफ्टनेस की वजह से विक्टिम बन सकते हैं उसके सॉफ्टनेस के। ये होता है सॉफ्ट नेगोशिएशन के स्टाइल वाले, तो अपनी सॉफ्टनेस से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। दूसरे तरह के नेगोशिएटर होते हैं हार्ड नेगोशिएटर होते हैं। वो कोई चीज़ रूम देने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन हार्ड नेगोशिएटर के साथ अगर आप बैठ जाएं, उसकी बात सुने,
उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करें, थोड़ा सा टाइम दें, तो सबसे अच्छा बिजनेस आपको हार्ड नेगोशिएटर्स दें। क्योंकि हार्ड नेगोशिएटर्स सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि वी आर प्रोफेशनल्स, सो प्लीज़ डील विद अस प्रोफेशनली। तो आप उसके साथ प्रोफेशनली डील करें, और एक दफ़ा हार्ड नेगोशिएटर के साथ आपने नेगोशिएशन कर ली एंड योर नेगोशिएशन इज सक्सेसफुल, तो वही आपको सबसे अच्छा बिजनेस देने वाला पार्टनर बन जाता है। अच्छा जनाब, उसके बाद आ जाइए कंप्रोमाइज़र होते हैं कुछ लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि जी जनाब आप ठीक करें, ओके आपकी बात मैं मान लेता हूँ। तो कंप्रोमाइज़र्स भी होते हैं, तो लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, एक चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करते हैं तो एक चीज़ आपसे भी कंप्रोमाइज़ कराते हैं। तो कंप्रोमाइज़र इसलिए आपसे डील करने में आसान होते हैं कि वो चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, चीज़ों पे हार्ड स्टैंड नहीं लेते, हार्ड स्टांस नहीं लेते, वो कंप्रोमाइज़ करते हैं और आपसे भी कहते हैं कंप्रोमाइज़ करें। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप भी कंप्रोमाइजिंग नेचर के हैं, डील करना आसान होता है। तो प्रिंसिपल्ड क्या होते हैं? प्रिंसिपल्ड वो लोग होते हैं जो नेगोशिएट करते हैं प्रिंसिपल के लिहाज से। जनाब ठीक है, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको भी प्रॉफिट कहाँ के, और हमें भी इसका कहें कि हमें जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, ये बेनिफिट्स होना चाहिए, ये गारंटी होनी चाहिए, ये वारंटी होनी चाहिए। तो वो लॉजिकल बात करते हैं, प्रिंसिपल्ड बात करते हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ को नेगोशिएट करने जा रहे हैं तो प्रिंसिपल नेगोशिएटर आपके लिए बहुत अच्छा नेगोशिएटर। और इवोल्यूशनरी पे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसके अंदर आपको आउटकम के बारे में श्योर नहीं होते, आपका अपोनेंट भी श्योर नहीं होता, ऐसी नेगोशिएशन इवोल्यूशनरी नेगोशिएशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होकर के शेप अप होती है। मैंने एक दफ़ा नेगोशिएशन किए था नेपल लिव सीमेंट के साथ, हम उनको पूरा एक सॉफ्टवेयर सेल कर रहे थे, तो 6 आवर्स तक कंटिन्यूसली हमने नेगोशिएट किया था तमाम टर्म्स। तो और वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही थी चीज़ें, उनकी चीज़ें मैं समझने की कोशिश कर रहा था, वो हमारी चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने मगर एक ही सिटिंग में 6 आवर्स में वो नेगोशिएशन में कंप्लीट करके अल्हम्दुलिल्लाह उठा था। अच्छा ये देखिए, ये मैंने आपको जो चीज़ यहाँ पे बताई है ये तजुर्बे की चीज़ है और इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। डर्टी डजन एक फिल्म का नाम है और उसके ऊपर डर्टी डजन हार्ड मूव्स ये स्लाइड बनाई गई है कि आपको किस किस तरीके से जो दूसरा नेगोशिएट करने वाला जो दूसरा आदमी है जो टेबल के दूसरे एंड पे बैठा हुआ है आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। ये सब नेगेटिव टैक्टिक्स हैं और चूँकि लाइफ में आपको नेगेटिव टैक्टिक्स भी मिलते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा गोश गुजार कर दूँ कि जनाब ये नेगेटिव टैक्टिक्स आप नेगोशिएशन में होशियार रहिएगा। और एक तो सबसे पहला जो नेगेटिव टैक्टिक्स है वो एक्सट्रीम इनिशियल ऑफर है। जैसे मिसाल के तौर में कोई सेल्समैन है, मैं किसी परचेज मैनेजर के पास जा रहा हूँ जो कि बहुत बड़ी कंपनी का परचेज मैनेजर है। अब वो मुझसे बात करते करते अचानक कहते हैं हाँ यार मुझे तो हमारी इधर 7-8 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट्स खरीदे। अब 7-8 करोड़ की जो सुन करके एज ए सेल्स पर्सन मेरी तो बातें खिल जाएंगी और मैं तो कहूँगा यार ये कुछ भी हो जाए इस कस्टमर को हाथ से नहीं जाने। उसने एक एक्सट्रीम इनिशियल ऑफर कर दिए कि मुझे तुमसे 7-8 करोड़ रुपये सामान का टोटल बेयरिंग्स खरीदने हैं या मैकेनिकल स्टील्स खरीदने। तो फिर मैं उसे नेगोशिएट करता हूँ, कहते हैं लेकिन यार देखो प्राइस ऐसी दो कि जो कि फिर मैं इतनी सेल करूँ तो मैं आगे अप्रूवल भी ले सकूँ। वो कम से कम नहीं तो मुझे 40% तो डिस्काउंट दो ना। तो अब ज़ाहिर है 40% डिस्काउंट दो किस प्रोडक्ट में आप देंगे तो उसमें तो आप जेब से पैसे देंगे, लेकिन आप देखते हैं इतनी बड़ी सेल है मेरी हाथ से ना निकल जाए, आप उसको किसी तरीके से 25% डिस्काउंट पे कायल कर लीजिए। चले जनाब 25% डिस्काउंट ले लिया उसने। उसके बाद उसने कहा कि तुम इंस्टॉलेशन भी फ्री करोगे, 1 साल की वारंटी भी दोगे और ये भी करोगे वो भी करोगे। वो सारे आपसे उसने टर्म्स बनवा लिए। बनवाने के बाद कहता है कि यार ऐसा करो अभी तो तुम मुझे इसी टर्म के ऊपर 2 लाख रुपए के कुछ बेयरिंग्स दे दो ये वाले, जब मैं ये बेयरिंग्स यूज़ कर लूँगा और उससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा तो फिर मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी में खरीद। तो एक्सट्रीम इनिशियल ऑफर करके आपको उसने ट्रैक कर दिया। एक्सट्रीम इनिशियल ऑफर अगर कोई आपको करे तो आप वहीं पर होशियार हो जाएं कि ये मेरे लिए खतरे की घंटी है। आप बोलेंगे जनाब जो भी मैं इस ऑफ़र के जवाब में आपको ऑफ़र कर रहा हूँ ये कंडीशनल है कि ये 8 करोड़ रुपए की सेल के ऊपर वैलिड है। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा
तो ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होते, क्योंकि कंपनी ने जो मुझे अथॉरिटी दी है उसके लिहाज से वॉल्यूम पे तो मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन ये डिस्काउंट हर सेल पे नहीं है। तो आप भी प्रोफेशनली उसको हैंडल कीजिए, तो वहीं पे वो सेटल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और तरीका बड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो है पर्सनल इंसल्ट का। खासतौर पर जो तजुर्बेकार किस्म के घाट किस्म के नेगोशिएटर होते हैं, वो ये इसको यूज़ करें। वो आपको कहेंगे छोड़ो यार, तुम नहीं कर सकते, रहने दो, तुम्हारा बस का नहीं है, आई टॉक टू योर कंट्री मैनेजर। अब आपको इंसल्ट फील हुई कि यार मैं इतने छोटे लेवल का एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन का, कि मैं बात नहीं कर सकता। मैं बोलता है नहीं सर, आप बताएं, मैं कर दूँगा। और एज ए रिजल्ट पर्सनल इंसल्ट की वजह से आपसे वो डिस्काउंट ले लेता है या वो टर्म्स मनवा लेता है, जो बाद में आप अपने कंट्री मैनेजर के सामने उसके ऊपर जलील हो रहे हैं। तो ये पर्सनल इंसल्ट भी एक तरीका होता है। तो आप इंसल्ट करते हैं, यानी ईगो को हिट कर दें, जो मैंने आपको बताया है कि ईगो को हिट करेंगे किसी को तो वो गलती करेगा। तो आपकी कोई ईगो हिट करे, आप ठंडे होकर बैठे रहिए। ये भी तो नेगोशिएशन का कमाल है कि अगला आदमी आपकी ईगो को हिट कर रहा है और आप पत्थर बने बैठे हुए, बर्फ बने बैठे हुए। ये भी एक बहुत बड़ा आपका कमाल होगा। फिर डेलिब्रेट डिसेप्शन, कि जानबूझ के धोखा देना, वो तो खैर जानबूझ के धोखा देना तो गलत बात है, वो बहुत सारे लोग धोखा भी देते हैं। डेलिब्रेट डिसेप्शन भी होता है बाज़ औक़ात नेगोशिएशन में, जो वादा करते हैं लेकिन उसका मकसद पूरा करना नहीं होता है। और ये एक है लॉक इन टैक्टिक। लॉक इन टैक्टिक सबसे पहले शुरू की थी मार्केट के अंदर, जो मुझे पता है वो जैपनीज़ हो सकता है, इससे पहले भी लोग करते हो। तो वो क्या करते हैं कि उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये प्रिंटर से। आप मार्केट में प्रिंटर खरीदने गए तो आपको 10,000, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये का बड़ा अच्छा प्रिंटर मिल जाएगा। आप देखेंगे यार इतनी बड़ी मशीन है, इतना वेट है इसका, फर्स्ट क्लास इसकी फिटनेस है और इतना इसकी फिनिश है, सिर्फ 20,000 रुपये का आप खुशी खुशी खरीद के लिए आते हैं। उसके बाद पता चलता है कि जनाब वो मशीन तो सस्ती थी, उसका टोनर 5,000 रुपये का मिलता है, जो हर हफ्ते ख़त्म हो जाता है। हमारे तो खैर टोनर में भी लोग इंक विंक डाल के काम कर लेते हैं, लेकिन यूरोप अमेरिका में ऐसा नहीं होता। टोनर ख़त्म हुआ, वो फिर कंपनी को फ़ोन करते हैं, वो नया टोनर ला के दे देते हैं। ये क्या हुआ कि पूरी लाइफ ऑफ द प्रिंटर के लिए कस्टमर को लॉक कर लिया। ये कहलाता है लॉक इन टैक्टिक। तो जो कैपिटल आइटम है वो सस्ता बेच देते हैं, उसके बाद कंज्यूमेबल्स में कमाते हैं, क्योंकि कंज्यूमेबल्स अगले 5 साल 10 साल तक परचेज किए जाते हैं, उसमें दे अर्न प्रॉफिट। तो आप कस्टमर को लॉक कर लें एक दफ़ा एक प्रोडक्ट के साथ, कोई कंप्रेसर बेच कर, कोई डीजल जनरेटर बेच करके, कोई प्रिंटर बेच करके, और फिर स्पेयर्स में यू कैन अर्न मनी। एक और जो चीज़ नेगोशिएशन में होती है वो लॉन्ड्री लिस्ट, कि आपने एक चीज़ नेगोशिएट कर दी, नेगोशिएशन फाइनल हो गई, अब जब एग्रीमेंट साइन होने का टाइम आया तो पूरा एक एक्स्ट्रा लगा देते कि जनाब आपने इसके साथ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसको हम लॉन्ड्री लिस्ट कहते हैं, कि पूरे उन्होंने धुलाई की पूरी एक लिस्ट बना दी है कि ये सब चीज़ें आप ही ने क्लीन कर ली। फिर ये भी होता है कि अगर 2 आदमी नेगोशिएट कर रहे हैं, इक्वल लेवल पे नहीं है, एक थोड़ा सा कमज़ोर नेगोशिएटर है अपने कंपनी की पोजीशन की वजह से, तो उसको जो स्ट्रांग नेगोशिएटर है वो कहता है कि भाई यही टर्म्स हैं, तुमने अगर करना है तो ठीक है, वरना फिर रहने दो, मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट नहीं करता। जैसे वेंडर्स के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वेंडर्स बाज़ औक़ात मजबूरी में डिसएडवांटेजियस टर्म पे एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो ये टेक इट और लीव इट वाले एग्रीमेंट है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एग्रीमेंट में कोई चीज़ लिख दी गई है, अब वो आपका जो दूसरा जो पार्टी है, पार्टनर है, वो कहता है मुझे बिल्कुल यही स्पेसिफिक सोल्यूशन चाहिए, तुमने मुझे ग्रीन कलर का ये शेड कहा था तो इसी शेड में प्रोडक्ट सप्लाई करो। अब आप कहते हैं ये भी तो ग्रीन है, वो कहते हैं नहीं, मुझे वो जो शेड तुमने वहाँ पे डिफाइन किया है उसी कलर में प्रोवाइड करो। कहते सॉरी सर, मैं तो नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो फिर ये तो वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, तुम ले जाओ वापस। और फिर आप रोज होकर उसको डिस्काउंट दे करके कहते हैं चले आप ये फिर ले लें, डिस्काउंट दे देता हूँ। सिर्फ वो स्पेसिफिक सोल्यूशन आपसे इसलिए करना चाहते हैं तो मज़ीद वो आपको स्क्वीज करना चाहते हैं। एक और तरीका होता है गुड गाय बैड गाय का तरीका होता है। वो क्या होता है, परचेज मैनेजर आपसे कहता है कि यार तुमने जो ये मुझे कोटेशन दी है वो है तो 12 लाख रुपए की, चलो सही है, तुमसे नेगोशिएट भी कर लिया है, अब मैं तुमसे मज़ीद तो नेगोशिएट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जो अथॉरिटी में है ना वो 10 लाख के अंदर है, मैं 10 लाख तक तो परचेज कर सकता हूँ, 12 लाख के लिए मुझे अपने बॉस के पास जाना पड़ेगा। और मेरा बॉस बड़ा बदमाश आदमी है, बहुत सख्त आदमी है, ख़राब आदमी है,
वो ये टर्म्स देखेगा तो वो नाराज़ हो जाएगा मुझ पर, मेरे पर नौकरी भी चली जाएगी, तुम्हारी सेल भी नहीं। तो तुम ऐसा करो कि ये मुझे 10 लाख रुपए तक में करके दे दो, मैं एग्रीमेंट बना देता हूँ। आप कहते हैं कितना अच्छा आदमी है, देखो ये मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, अपने बॉस से भी दायरे नहीं लड़ सकता। आप कहते हैं ठीक है जनाब, आप 10 लाख का एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो वो खुद शरीफ बन जाता है, अपने बॉस को बुरा बना देता है और आपसे खाम में 20% डिस्काउंट ले लेता है, और उसके बॉस को भी पता होता है कि ये कर रहा है। एक बहुत कॉमन टेक्निक है जो कि ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत यूज़ होती है, गुड गाय और बैड गाय वाली। और मैनिपुलेट करते हैं बाज़ औक़ात के आपके टर्म्स को, वो मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो एडवांटेज ले सकें, और फिर उसको कंप्लाई नहीं करते, उसको डेविएट कर जाते हैं। फिर लॉन्ड्री लिस्ट की तरह एस्केलेटिंग डिमांड्स भी हो सकते हैं। जनाब आपने डीजल जनरेटर सप्लाई कर दिया, तो जनाब इसकी तो इंस्टॉलेशन भी आपकी जिम्मेदारी थी, इसके ट्रायल रन भी आपकी जिम्मेदारी थी। तो हालांकि वो एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ था, एग्रीमेंट साइलेंट है, तो वो कहता है जनाब हम तो ये समझे थे भाई डीजल जनरेटर यहाँ ला के रखने का क्या फायदा, आप उसे इंस्टॉल भी करेंगे, ऑपरेट करके भी देंगे, ताकि वो और टेस्ट रन भी करके देंगे। तो डिमांड्स बढ़ाते चले जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में ये बहुत कॉमन है, जिसको हम कहते हैं स्कोप क्रीप करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये भी होता है एक्शन पार्टनर और लिमिटेड अथॉरिटी में, कि भाई वो ये कहता है कि भाई मेरी जो है 10 लाख तक की साइनिंग की अथॉरिटी है, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो तो उसकी अथॉरिटी 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त है नहीं, वो 2 हफ्ते के बाद आएगा। तो तुम्हें अगर चाहिए, अब वो अप्रूव करे नहीं करे मुझे नहीं मालूम, तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव जब आएगा तो उसके सामने रख दूँगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अभी कहो तो मैं 10 लाख में कर देता हूँ अपनी अथॉरिटी यूज़ करके, मेरी यही लिमिटेड अथॉरिटी। इस तरीके से वो आपसे डिस्काउंट ले लेता है। ये डिफरेंट नेगेटिव टैक्टिक्स हैं जो कि नेगोशिएशन में आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब आपको इनसे होशियार रहना है। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, काइंडली अगर जी। मैनिपुलेटिंग नॉट टू कंप्लाई को एक बार फिर से रिपीट कर दें। दूसरा एस्केलेटिंग डिमांड को स्कोप क्रीक क्या बोलते हैं सर, थर्ड वर्ड? स्कोप क्रीप, मिसाल के स्कोप। तौर पे आपने कहा कि यहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना है, आप वेंडर हैं, आपने जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद वो कह रहा है यार ये सॉफ्टवेयर तो ये भी नहीं कर सकता, मुझे तो ये भी सॉफ्टवेयर से ये भी काम लेना है। आपने उसकी 4-5 हज़ार लाइन की कोडिंग करके वो काम भी कर दिया, फिर कहते नहीं इसमें तो ये काम भी नहीं हो रहा, तो ये भी होना चाहिए, फिर आप कर दें, तो आप स्कोप बढ़ाते चला जाएगा, वो उसका डिमांड एस्केलेट होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। उसका तरीका ऐसी चीज़ों से निपटने का ये है कि आप एग्रीमेंट को बहुत थॉरो बनाएं, एग्रीमेंट सर सोच समझ कर लीजिए। यस सर, अब समझ मैनिपुलेट करने का मतलब होता है किसी सिचुएशन का एडवांटेज लेने की कोशिश करना, और किसी चीज़ और वो और आपको कहता है कि ठीक है यार तुम डीजल जनरेटर सप्लाई कर दो, बाकी चीज़ें तो हम लोग देख लेंगे, और बस ठीक है ये प्राइस है इसके ऊपर कर दो। आप कर दे देंगे, चलो ठीक है मुझे इंस्टॉलेशन नहीं करनी पड़ेगी और दूसरी चीज़ों से बच जाऊंगा। तो उसने भी कैजुअली कहा कि ठीक है यार डीजल जनरेटर सप्लाई कर दो, बस काफ़ी है, तो इतने पैसों में कर दो, इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। तो आपने कहा चलो ठीक है, अगर मुझे इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं करनी है तो इट्स ओके, कर देता हूँ। कुछ चलता चला जब आपने सप्लाई किया तो वो फिर उसने आके बिल्कुल चढ़ा ली, तो भाई इंस्टॉल कौन करेगा, तो अब सारे इंस्टॉलेशन के लिए मैन पावर लाइए, सब कुछ कीजिए। तो वो आपको पहले उसने मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करते हैं एक सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिहाज से यूज़ करने के लिए, नेगेटिव वे में उसको मैनिपुलेशन कहते हैं। तो आपकी सिचुएशन को उसने मैनिपुलेट किया। तो आपको कोई मैनिपुलेट उस वक्त करता है जब आप उसको मैनिपुलेट करने दें। अगर आप उसको मैनिपुलेट नहीं करने देंगे तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, यानी आपका अनड्यू एडवांटेज नहीं ले सकता। तो नेगोशिएशन में याद रखिएगा, बाज़ औक़ात लोग कैजुअली जुमले कह देते हैं और इस तरह का इंप्रेशन देते हैं जैसे कुछ और करने जा रहे हैं, हालांकि उनकी नीयत कुछ और करने की होती है। आप ट्रस्ट कर जाते हैं शरीफ आदमी की तरह, और फिर वो आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर अगले तक के तरफ से कोई ऑफ़र आ भी रही है ऐसी, आप उसको बोलेंगे सर आपका मतलब ये है कि मैं सब डीजल जनरेटर सप्लाई कर दूं, मुझे इसको इंस्टॉल नहीं करना होगा और इसके साथ कोई और एसेसरीज़ नहीं देनी होगी। अगर आपकी ये बात ऐसे है देन आई एम विलिंग टू सप्लाई एट दिस प्राइस। उसी वक्त वो फ़ौरन बदल जाएगा, बोलेगा नहीं 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 इंस्टॉल भी तुम नहीं करोगे भाई, बोलेंगे इंस्टॉल करेंगे तो उसके ये प्राइस है। इसलिए नेगोशिएशन में आप हमेशा याद रखिए कि लोग जो कैजुअल सेंटेंस कह रहे हैं
या ये एक ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह का उनका मकसद नहीं है, उसको इसीलिए हमेशा इन राइटिंग लेकर के आइए और उनको प्रोफेशनली बताइए कि इस पूरे सिनेरियो में दिस इज व्हाट वी विल डू फॉर यू एंड व्हाट यू विल डू फॉर अस। ओके, उसके बाद आखिरी जो 2-3 स्लाइडें हैं ना, वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर हैं कि जनाब डिफरेंट कल्चर के अंदर आप कैसे नेगोशिएट करेंगे। देखो, एक तो तुम नेगोशिएट कर रहे हो कि इधर भी पाकिस्तानी बैठा हुआ है, उधर भी पाकिस्तानी बैठा हुआ है, तो आपको पता है भाई पाकिस्तानियों के क्या आदात व अतवार हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से नेगोशिएट करते हैं, किन चीज़ों को प्रेशर में आ जाते हैं, कल्चर क्या है, तो आपको पता चल जाता है। मतलब आपको पाकिस्तानियों का जनरली आइडिया है। अगर आप कराची में बैठ करके नेगोशिएट कर रहे हैं तो कराची वाले किस तरह से बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, आपको काफ़ी हद तक आइडिया है। कम से कम उनकी ज़ुबान पता है, आपको उनका कपड़ा पता है, रहन सहन पता है, तो आपको उनके बारे में काफ़ी कंफर्ट लेवल है। लेकिन आपको किसी ताइवान के आदमी के साथ नेगोशिएट करने के लिए बैठा दिया जाए या किसी जापानीज़ के साथ नेगोशिएट करने के लिए बैठा दिया जाए, अब आप उनकी कल्चर को कैसे समझेंगे? जब तक कि आप उनके कल्चर को नहीं समझेंगे, आप उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगोशिएशन जो है वो बेसिकली कल्चर के पर्सपेक्टिव में होती है और हर एक का कल्चर इस लिहाज से डिफरेंट है। जैसे जापानीज़ आपको कभी नो बोलेगा ही नहीं, जापानीज़ को नो बोलना नहीं आता, वो घुमा फिरा के बात कर लेगा, अब आप समझ जाइए कि उसने आपको नो कह दिया है। अच्छा, तो आप इसके लिए एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी दुनिया में, उसको हॉफस्टेड की स्टडी कहते हैं। हॉफस्टेड ने पूरी दुनिया में देखा कि कल्चर के कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, तो उसने कहा निकाला कि 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दुनिया में कॉमन है। एक है पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस का ये मतलब है कि जो पावरफुल आदमी है उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो पावरफुल आदमी है उसके साथ हम सर झुका के बात करते हैं, अदब आदाब के साथ बात करते हैं, उसको सर करके बात करते हैं, उसका बहुत मुरव्वत करते हैं, ख्याल करते हैं, लिहाज करते हैं। हमारे यहाँ पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसने कल्चर का डायमेंशन निकाला कि कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पावर डिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे अमेरिका में शाम 5 बजे के बाद आप अपने बॉस के साथ गपशप करें, घूमने फिरने जाएं, शराब पीने चले जाएं, जॉब के दौरान भी अगर आप उससे आराम से बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पावर डिस्टेंस बहुत कम है। पाकिस्तान जैसे कंट्री में पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री में पावर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आप किसी से नेगोशिएट कर रहे हैं जो स्टेटस में आपसे बड़ा है, तो आपको उसको सर कह करके और रेस्पेक्ट करके और प्रॉपर अदब आदाब करके प्रॉपर कुर्सी की जगह दें, आप उसको बैठने की जगह दें, उसको उसी तरह प्रोटोकॉल दें, तब वो आपसे नेगोशिएट करेगा। तो पाकिस्तान में पावर डिस्टेंस का मसला है। अमेरिका में चूँकि मसला नहीं है, किसी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव भी आएगा, आप सेल्स इंजीनियर, आप आराम से उसके साथ कंफर्टेबली नेगोशिएट कर सकते हैं। वो आपको महसूस नहीं कराएगा कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ना आप फील करेंगे कि कहते हैं मैं एक सेल्स इंजीनियर हूँ सिर्फ और नेगोशिएट कर रहा हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव से। वहाँ पावर डिस्टेंस कम है, तो इस वजह से नेगोशिएशन के स्टाइल में फ़र्क आ जाता है। अच्छा, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर इंडिविजुअलिज्म होता है, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ कलेक्टिविज्म है। जैसे अमेरिका में इंडिविजुअलिज्म है, वहाँ पे इंडिविजुअल स्टार्स होते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े अदाकार हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, और दे आर ट्रीटेड लाइक गॉड, ठीक है, उनको देवता की तरह समझा जाता है। और वहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है और उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो वहाँ इंडिविजुअलिज्म है। जापान के अंदर इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे कलेक्टिविज्म है, टीम वर्क है। कभी भी कोई आदमी वहाँ पे आपको ये नहीं कहेगा कि ये काम मैंने किया है, बल्कि वो कहेंगे कि हम सब ने मिल करके ये काम किया है। और जब सब मिल करके काम करते हैं और कुछ अचीव करते हैं तो अब उनको सेटिस्फेक्शन होती है। तो उनके कल्चर में इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल नहीं है, कलेक्टिविज्म है। तो कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ इंडिविजुअलिज्म होता है, कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कलेक्टिविज्म होता है। जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है तो आपसे नेगोशिएट कर रहा है, तो इंडिविजुअल हमेशा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। तो आप हमेशा उसको जब भी कोट करें या कोई भी आप चीज़ नेगोशिएट करें, उसको ओवर प्राइस करके, ओवर साइज करके आप प्रेजेंट करें, ताकि फिर उसको जब थोड़ा सा अंडर साइज करें तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हासिल, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअलिज्म है। जापान में चूँकि कलेक्टिविज्म है, तो जापानीज आपसे बातचीत करने में आपको के साथ कंफर्ट लेवल पैदा करेगा, टीम वर्क पैदा करने की कोशिश करेगा।
ये देखेगा कि भाई ये आदमी ऐसा है कि इसके साथ में अगले 10-15 साल काम कर सकूं, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को बिलीव किया जाता है। फिर आपके साथ निगोशिएट करेगा। ये फ़र्क है एक अमेरिकन से निगोशिएट करने में और एक जापानीज से निगोशिएट करने में। फिर कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन कल्चर होता है, यानी जिनमें माचो मैन या मर्दाना वाला कल्चर होता है, और कुछ कल्चर्स होते हैं जो कि फेमिनिन कल्चर होते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, नाइस होते हैं। जैसे हमारा कल्चर है ये मैस्कुलिन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है ये मैस्कुलिन कल्चर है, स्वीडन का कल्चर, नॉर्वे का कल्चर ये फेमिनिन कल्चर है। तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अदब आदाब और इस तरह की चीज़ें होती हैं। जापानीज कल्चर इज ए फेमिनिन कल्चर। तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस चीज़ को वैल्यू किया जाता है। बहुत ज़्यादा माचो मैन टाइप पे उसको वैल्यू किया जाता है, तो आप इसी तरीके से हार्ड नेगोशिएटर होंगे, दे विल लाइक यू। और वहाँ पे फेमिनिज्म ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पे आपको बहुत तौर तरीके से बातचीत करनी है। तो ये हो गया कल्चर का डायमेंशन। एक डायमेंशन जो ऑस्टेट ने और बताया, जिसके बेसिस के ऊपर कंट्रीज़ के कल्चर को डिफाइन किया, और इस स्टडी में पाकिस्तान भी शामिल था, वो है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। कुछ कल्चर में रिस्क लेना पसंद किया जाता है, और जब रिस्क लेते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये आदमी अच्छा है, ये कम से कम रिस्क ले रहा है, रिस्क लेगा तो कुछ करेगा। कुछ कल्चर में रिस्क लेना पसंद नहीं किया जाता। जैसे पाकिस्तान में अगर कोई लड़का अंडर ग्रेड करने के बाद कहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो पूरी फैमिली उसके पीछे पड़ जाती है कि ये तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जाके नौकरी ढूंढ। क्योंकि हम लोग लो रिस्क वाले लोग, हम लोग हाई रिस्क नहीं चाहते, क्योंकि जॉब का बिजनेस करेगा, हाई रिस्क लेगा, शुरू में 2-3 साल कुछ नहीं कमाएगा, हो सकता है टोटल फेलियर हो, 3 साल उसके बर्बाद हो गए, उसको ज़िंदगी भर गालियाँ पड़ती रहेंगी। अमेरिका में कोई आदमी जॉब छोड़ करके अपना बिजनेस करता है तो हर कोई अप्रिशिएट करता है कि इसने एक रिस्क लिया, कोशिश कर रहा है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं। नाकाम भी हो जाता है तो लोग कहते हैं कि चलो तो कम से कम तुमने लर्निंग तो हासिल की इससे। तो वहाँ पे रिस्क लेने का कल्चर है, पाकिस्तान में रिस्क नहीं लेने का कल्चर है। तो अगर आप किसी से नेगोशिएट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे रिस्क लेने का कल्चर है या नहीं है, उसके हिसाब से आप नेगोशिएट करेंगे। तो आप सर किसी भी कल्चर, जी हमारे यहाँ मशहूर है कि रिस्क कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तो हाँ, मगर हम जो रिस्क लेते हैं ना वो जॉब वाले रिस्क लेते हैं। बिजनेस का तो कोई सोचता ही नहीं है, सोचते हैं पता नहीं आप वाली जनरेशन सोचती है नहीं सोचती है। हमें तो हमारे वालिदैन ने सिखाया यही था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा, यानी नौकर बनेगा। हम नौकर बन गए। तो शुरू से ही हमें ये सिखाया गया कि तुमने लो रिस्क में रहना, हाई रिस्क में जाना ही नहीं है। ये रिस्क तो लेना ये हुआ कि भाई मैं बिजनेस करूं, किसी बाहर मुल्क में जाके कोई चीज़ ट्राई करूं, ये है रिस्क। तो बाकी जॉब करना तो बहुत लो रिस्क चीज़ हुई। तो ये कल्चर होता है। इसी तरीके से आप रिस्क नहीं ले सकते कि शादी करके अलहदा रहें, तो सारे आपके फैमिली वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, कहेंगे ये बहुत ख़राब आदमी है। तो इसमें भी रिस्क है, ये इस तक काम में रिस्क है। जबकि अमेरिका में ये तो नॉर्मल बात है कि शादी के बाद वो मियाँ बीवी अलग रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो है अब्बा क्या करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, जब एक बेटे की शादी करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर बना देते हैं, तो दूसरे बेटे की शादी करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर के 2 पोर्शन कर देते हैं, फिर तीसरे बेटे की शादी करते हैं तो सेकंड फ्लोर बनाते हैं। तो हमारे यहाँ रिस्क लेना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं बच्चा बड़ा भी हो जाए तब भी वो मेरे साथ ही रहे ताकि मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकूँ। अमेरिका में तो कहते हैं 18 साल को हो गया भाई अब तुम बाहर जाओ, अपने खुद किस्मत आजमाओ, खुद अपना सेल्फ सस्टेन करो। तो वो रिस्क लेते हैं, हम रिस्क लेना पसंद नहीं करते एज ए कल्चर। अब एग्री कर रहे हैं या नहीं एग्री कर रहे हैं? यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये है। अच्छा, उसके बाद प्रोफाइलिंग मॉडल है, स्पॉनी प्रोफाइलिंग मॉडल, यानी कि एसपीएम कहते हैं उसको। उसमें आपको असेसमेंट करनी पड़ती है भाई उन लोगों की वर्क वैल्यूज़ क्या है। जैसे अमेरिकन की वर्क वैल्यूज़ ये है कि 9 to 5 काम करते हैं, जब काम करते हैं तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं करते, काम के वक्त काम करते हैं। सैटरडे संडे उन्होंने घूमना फिरना होता है तो सैटरडे संडे फुल इंजॉय करते हैं, ये उनकी वर्क वैल्यूज़ हैं। 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे को कोई बुलाओ तो मना कर देते हैं। जापान में, जर्मनी में तो लॉ बन गया है कि 6 बजे के बाद आप किसी सबऑर्डिनेट को फ़ोन कर ही नहीं सकते, और अगर आप फ़ोन करें किसी इमरजेंसी के लिए तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि आप कोर्ट में प्रूव कर सकें कि इतनी बड़ी इमरजेंसी थी कि जिसकी वजह से मुझे इसको फ़ोन करना पड़ गया। फिर मोटिवेशन लेवल क्या है लोगों को का, ये भी आप देखेंगे। लोग हाईली मोटिवेटेड है या मॉडरेटली मोटिवेटेड है।
आप देखेंगे कि अमेरिकन जो है वो सुबह 4 बजे उठ करके जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे अमेरिकन 6 बजे जॉब पे पहुंच जाते हैं। वो अर्ली जाना पसंद करते हैं और अर्ली जॉब को दे वांट टू लीव द जॉब। तो उनकी मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है। फिर लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें प्रेफरेंस, शादी करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं नहीं चाहते हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। ये डिफरेंट कल्चर के बहुत सारे प्रेफरेंसेस होते हैं। वो आपको स्टडी करके भी समझ में आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ रह के भी समझ में आ जाता है। दूसरे और किस तरह के ट्रेड्स क्या हैं वो भी आपको देखने होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है, वो ट्रेड्स कहलाते हैं। फिर आपको कैसा परसीव किया जाता है, यानी पाकिस्तानी को कैसा परसीव किया जाता है। अगर पाकिस्तानी मिसाल के तौर पे जा रहा है किसी यूके के नेशनल के साथ नेगोशिएट करने, तो वो पाकिस्तानी को क्या समझता है, चोर समझता है, बहुत वैल्यूएबल समझता है, बहुत रिस्पेक्टेबल समझता है, उसी हिसाब से आपके साथ नेगोशिएट करेगा। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि दूसरे आपको क्या परसीव करते हैं। अब स्टीरियोटाइप हो जाता है, हम सारे इंडियंस को एक तरह से परसीव करते हैं, सारे ज्यूज़ को एक तरह से परसीव करते हैं। तो इसी तरीके से जो ब्रिटिशियर्स हैं या अमेरिकन हैं वो भी सारे पाकिस्तानियों को एक तरह से परसीव करते हैं, यानी समझते हैं कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। हालांकि सारे पाकिस्तानी ऐसे थोड़ी होते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत डिफरेंट भी होते हैं, लेकिन एक स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट होता है कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, कैनेडियन ऐसे होते हैं, अमेरिकन ऐसे होते हैं। जब आप उनके नेगोशिएट करने जाएंगे तो आपके बारे में वो एक पहले से एक मेंटल इमेज बना के बैठे हुए होते हैं, जिसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, ये मैंने आपके लिए सिर्फ एक कल्चर के लिए बना दिया है, इसलिए कि तमाम कल्चर के लिए मुमकिन नहीं था कि मैं बना सकूं कि जब आप नेगोशिएट करें जैपनीज़ से तो आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं कि चाइनीज़ से नेगोशिएट करें तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अमेरिकन से नेगोशिएट करना है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस लिमिटेड कोर्स में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं तमाम कल्चर्स के बारे में आपको बता सकूं। तो एक कल्चर को मैंने सिलेक्ट किया, जैपनीज़ कल्चर। कि आप अगर किसी जैपनीज़ से नेगोशिएट करने जा रहे हैं तो आप कैसे नेगोशिएट करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जैपनीज़ इमोशनली बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो इमोशन को बहुत हाई वैल्यू करते हैं। वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन अपनी कंट्री के बारे में, अपने वैल्यूज़ के बारे में और अपने सिस्टम्स के बारे में बहुत इमोशनल होते हैं। अगर इसके बारे में आपने कोई नेगेटिव कमेंट दे दिया तो यू आर लॉस्ट इन द नेगोशिएशन, फिर भूल जाएंगे आप उनसे नेगोशिएशन में सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात जो कि एशियन कल्चर में होता है कि वो अपने इमोशंस को छुपाते हैं, अपने इमोशंस बताते नहीं हैं, और उसके लिए वो ये जापानीज़ यूज़ करते हैं आरुताका व सोमे व काकुसु, यानी कि एन एबल हॉक हाइड्स हिज टैलेंट्स। जो सही जो शाहीन होता है वो अपने पंजे छुपा के रखता है, ताकि जब उसको हमला करने का वक्त आए तो पंजे निकाल कर हमला कर दे और अगला परिंदा उसके लिए तैयार नहीं हो। तो वो ये कहते हैं कि अपने जो है पत्ते छुपा के रखो, ये उनके नेगोशिएशन की ख़ास बात है। पत्ते छुपा के रखोगे तब तुम्हारे सक्सेसफुल होने का चांस है। फिर उसके बाद वो आपके साथ पावर प्लेस करते हैं। भाई आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन पावरफुल पोजीशन पे है, कौन उससे कम पोजीशन पे है, क्योंकि उनके यहाँ जो बॉस होता है ना, बॉस उनका समझ लो कि एक तरह से फादर होता है। और जापान में तब ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, वरना जो पिछली जनरेशन थी उसमें बॉस ही लड़के की शादी भी कराता था, यानी वो इतना ज़्यादा पर्सनली भी उसकी लाइफ में इन्वॉल्व होता था, प्रोफेशनली भी लाइफ में इन्वॉल्व होता था। और वहाँ पे चूँकि लोग जो जॉब इनिशिएट करते थे वो पूरी लाइफ फिर वहीं पे जॉब करते थे, वहाँ जॉब स्विच का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी जॉब स्विच का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो उनके यहाँ पावर का जो फुल पर्सन है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बॉस की सब रिस्पेक्ट करते हैं, अब बॉस की बात को सब फॉलो करते हैं। तो ये पैटर्नलिज्म कहलाता है, हमारे कहलाता है उनके। तो वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको वो बिल्कुल बच्चों की तरह समझते हैं और बच्चों की तरह पालते हैं। अच्छा, ग्रुप स्पिरिट उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, टीम वर्क है उनके यहाँ। ये है ही नहीं कि इंडिविजुअल कोई आदमी परफॉर्म करे,
ठीक है, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करना वो बहुत ही बुरा समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि भाई ग्रुप होना चाहिए, और वो आदमी जो ग्रुप के साथ मिल के रहेगा वही सही रहेगा। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। जब तुम दरख्त के साथ अटैच रहोगे तो बाहर आएगा तो तुम्हें भी फायदा होगा। दरख्त से दूर हो जाओगे तो बाहर के मौसम में जब दरख्त फले फूलेगा तो तुम तो दरख्त से दूर हो चुके होगे, तो कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उसको वो जापानीज में कहते हैं कि वो नेल जो कि स्टिक करता है दीवार के साथ, वो हिट भी करता है दीवार को। जो स्टिक ही नहीं करे वो तो गिर जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि ग्रुप के साथ मिल के रहो। ये उनके जो बुद्धिज्म फिलॉसफी का भी हिस्सा है कि ग्रुप में काम करो। अच्छा, रिंगीशो क्या था यार? रिंगी प्रोसेस ये भूल गया मैं। देखा यही होता है कि देखना। अच्छा, वो ये वही कॉन्सेप्ट है रेंगी या रेंगीशो, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो जापानीज बड़े बड़े चेंजेस नहीं लाते ऑर्गेनाइजेशन में। जापानीज छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं। अच्छा, जो छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं या किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो वो उसकी एक रिपोर्ट बना करके अपने बॉस को दे देते हैं। इस प्रोसेस को रेंगी कहते हैं, और वो जो प्रपोजल बना के देते हैं वो रेंगीशो कहलाता है। वो तमाम बॉसेस के ऊपर तक ट्रैवल करता है और सारे बॉसेस उसको पढ़ते हैं। इसका मतलब है सारे लोग एक ही पेज पे आ जाते हैं। जब वो नेगोशिएशन के लिए बैठते हैं तो चाहे सबसे जूनियर लेवल का आदमी नेगोशिएट करे, वो भी उसी रेंगी को रेफ़र कर रहा होगा मेंटली, और चीफ एग्जीक्यूटिव भी जब बात कर रहा होता है तो उसी रेंगी को रेफ़र कर रहा होता है। तो ये उनका एक प्रोसेस है जिसके अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन को एक पेज पे रखते हैं। अच्छा, फिर जो उनके स्पेशल इंटरेस्ट होते हैं जापानीज के, जैसे उनका एकेबाना एक आर्ट है, या फिर जो उनके यहाँ जो मिनिएचर किस्म के ट्रीज होते हैं, क्या कहते हैं उसको, बड़ा अच्छा सा नाम है, दरख्त। तो वो इन लोगों के स्पेशल इंटरेस्ट है। जब आप उनके स्पेशल इंटरेस्ट की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो जापानीज बड़ा खुश होता है। वो समझता है कि ये आदमी सही है, इसके साथ हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। जब तक कि वो आपके बारे में ये बिलीव नहीं कर ले कि ये आदमी सही है, इसके साथ एग्रीमेंट हो सकता है, आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करते। जापानीज बहुत ही स्पेसिफिक कल्चर है भाई। टाइमिंग के मामले में एक्यूरेट, डिसिप्लिन के मामले में एक्यूरेट, ऑफिस पहुंचने के मामले में एक्यूरेट। आप उनके काम से घड़ी मिला सकते हैं, और कभी भी वो काम में जो है वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई कोई आदमी काम नहीं कर रहा, क्योंकि कोई आदमी काम नहीं करेगा बाकी सब मिल करके उसको इतना ग्रुप प्रेशर डालेंगे तो वो आदमी भी काम करने लग जाता है। तो वहाँ कोई निकम्मा नहीं होता, वहाँ पे कोई चोर नहीं होता। अच्छा, फिर उनकी जो डिसीजन मेकिंग मशहूर है, जो डिसीजन मेकिंग में डिले करते हैं। जापानीज डिसीजन मेकिंग के मामले में बहुत ही स्लो है, और वो इस वजह से स्लो हैं कि वो जब तक कि कंसेंसस पे नहीं पहुंच जाए, यानी सब लोग एग्री ना कर जाए डिसीजन पे, वो डिसीजन नहीं लेते। आपने देखा कि कोई गूगल, फेसबुक इस टाइप की कोई कंपनी है अमेरिका जापान में? नहीं है। रीज़न इज़ कि वो इतनी क्विक चीज़ों पे काम कर ही नहीं सकते। वहाँ उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लिया जाता है, और डिसीजन लेने में दे टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अगर कोई अमेरिकन उनके साथ जाके नेगोशिएट करता है तो उसको हमेशा उनके साथ नेगोशिएशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो डिसीजन में डिले करते हैं, और ये जो है वो डिसीजन को अमेरिकन जल्दी करना चाहते हैं। अच्छा, और उसके बाद जब टॉक्स भी करते हैं तो उसके अंदर वो अब जिनके साथ टॉक कर रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, और अपने ग्रुप को भी इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए उनकी जो टॉक्स होती है वो 3 कॉर्नर टॉक्स होती है। जापान में ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। अगर आप जापान में जाके बिजनेस करेंगे तो जो नंबर 1 प्रॉब्लम आपको फेस होगा दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी। उनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है डिसीजन मेकिंग, तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, वो जो स्लो हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो बहुत ज़्यादा जानबूझकर स्लो हैं।
और यही वजह है कि कोई जापानीज अमेरिका में, यूरोप में जाकर बड़ी आसानी से बिजनेस कर लेता है, अमेरिकन या यूरोपियन के लिए जापान में जा कर के बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्यूरोक्रेसी के इतने सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस हैं कि वो उसी में उलझ करके वो मर जाता है वहाँ। तो उनकी ब्यूरोक्रेसी इस मामले में बड़ी टिपिकल है। अच्छा, वो नो नहीं बोल सकते, ये कभी भी आपको नेगोशिएशन में नो नहीं बोलेंगे, आपको उनकी बातों से समझना पड़ेगा कि आप तो वो नो कह रहे हैं। अच्छा, फिर वो फ्रेंडशिप को वैल्यू करते हैं, अगर किसी साथ फ्रेंडशिप है तो रिवॉर्ड भी करते हैं। आर्गूमेंट्स पसंद नहीं करते, आप उनको किसी बात के ऊपर स्ट्रेट अवे कह देंगे नहीं जनाब आपकी बात गलत है, दे डिसलाइक दैट, वो आर्गूमेंट्स पसंद नहीं करते। और आर्ट ऑफ नेगोशिएशन में दे आर चैम्पियंस, वो बहुत अच्छे तरीके से नेगोशिएट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया नेगोशिएशन का, उनका तरीक़ाकार क्या है। तो ये है जापानीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको समझने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप चाइनीज़ से नेगोशिएट करेंगे तो उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मगर वो ज़ाहिर है कि मैं सारे तो नहीं डाल सकता था, एक मैंने आपको सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल दिया, कि ये समझने के लिए डाल दिया कि जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं किसी दूसरे कल्चर के साथ कर रहे हैं, और जैसे कि आप लोगों ने मुझे पिछले क्लास में बताया भी था कि बाज़ औक़ात अमेरिकन के साथ आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो आपको हर एक के कल्चर को और उनके नेगोशिएशन को, स्टाइल को समझने की ज़रूरत है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको जापानीज़ का ये डाल दिया था। तो इसके साथ ही कुछ टिप्स दिए हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप ना समझ सकें, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू। और कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, ये मेरी आखिरी क्लास है, उसके बाद आपको अरसलान साहब पढ़ाएंगे। सर मिड टर्म की कोई टिप्स? मिड टर्म में जो आपको मटेरियल दिया है बस वो पढ़ें, और क्या है इसमें, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि आप मिड टर्म से लिए परेशान हो। अब मैं वैसे भी कोई मिड टर्म में ऐसी चीज़ पूछता नहीं हूँ जिसके लिए आपको दिमाग में जोर डालना पड़े, राइट। आप जो है वो कर सकते मिड हैं। टर्म कब होगा? मिड टर्म यार ये मुझे इनसे पूछना पड़ेगा साकिब साहब से ना, तो साकिब साहब से पूछ करके फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि मिड टर्म कब है आप लोग का, राइट। ओके सर। ओके सर, राइट, तो ओके आई सर। होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा मुझसे, बहुत कुछ सीखा है सर। और बहुत कुछ सीखा है। ये क्लासेस तो बहुत अच्छी थी सर। सर ये नेगोशिएशन के जो टिप्स हैं ये हम लोगों ने अपने जो हमारा जॉब है उसमें भी हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। ये हमारे लिए अच्छा, पहली दफा हम कर रहे हैं, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट इनके बारे में हमने कुछ पढ़ा था कुछ नहीं, लेकिन ये पहली दफा है सर हमारा। तो ये आप लोगों को आइडिया हुआ ये कितना इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसके अंदर कितनी बिल्कुल सारी सर। चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, और इसकी अगर नेगोशिएशन में मिस्टेक हो तो इसकी कितनी बड़ी प्राइस होती है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। ऐसा है नहीं है? यस सर, हम तो टोटली बिल्कुल रॉन्ग है जा सर। रहे हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो जितना जोर से बोलेगा वो उतना बड़ा ऑफिसर है, तो हम उल्टा जा ऐसा रहे हैं नहीं है, सर। दुनिया बड़ी जो है वो सोफिस्टिकेटेड हो गई है। अब लोग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बोल करके भी बड़े काम निकाल लेते हैं। तो इसलिए अब आप लोगों को भी ये सब चीज़ें जो दुनिया में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है कि अब आपको हो सकता है दुनिया में कभी ऐसा मौका मिले कि किसी और कल्चर में काम करना पड़े, उस वक्त आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी, अभी भी काम आएंगी। तो माई प्रेयर्स आर विद यू एंड आई सर विश सर गुड सक्सेस टू ये यू। ठीक, स्लाइड्स अगर ये शेयर कर दो मैंने कर दिया शेयर आपके ग्रुप्स में, देखें आप, तो ओके सर। देखें है नहीं है? जी सर, आ गई है, आ गई है ग्रुप। सर यस सर, आ भैया गई है, सर आ ये गई है शेयर सर। दिस, बस ये जो मैंने थोड़ा सा ये अभी उसको साइज बड़ा किया है वो नहीं मिला होगा आपको, बाकी ये पूरी स्लाइड आपके पास वैसी की वैसी है। मैंने क्या सर करना ये है भाई, रिकॉर्डिंग भेज तो दीजिएगा बनाते ही आप सर। लोगों के लिए हूँ। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, रिकॉर्डिंग सर कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग शेयर शेयर कर दीजिएगा सर। रिकॉर्डिंग शेयर करने के लिए यार